ओके, सो बेसिकली जैसे हमने फर्स्ट सेशन में अपने डिस्कस किया था कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स को कवर अप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स है जिसको और कुछ कि पीपीसी लेवल पे माइंडसेट्स क्या होने चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए पीपीसी को लेकर के, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लें, ताकि हम हमारी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो एक वेवलेंथ पे आ जाए बेसिकली। एंड आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन्होंने सुन रखे होंगे, बट स्टिल वी विल कवर दैट। सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है? एक चीज सबसे पहले जो जरूरी है वो ये समझने की जरूरत है कि एडवर्टाइजमेंट का मार्केट करने का एक प्रोडक्ट को या किसी ब्रांड को या किसी सर्विस को, एक बिजनेस को मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दैट इज बिकॉज कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी चीज़ों को एनालाइज करें तो यू विल हार्डली रिमेंबर मे बी 15 to 20 ब्रांड्स जिनके आपको नाम पता होंगे, या मे बी शायद 25 तक हों जिनके आपको नाम पता होंगे। बट जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता, हमें उनके सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट्स नहीं पता। वो क्यों नहीं पता? क्योंकि उनकी विजिबिलिटी हम तक नहीं है। और एक जो रीज़न है, आई मीन एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है? सो वहाँ पर मार्केटिंग का जो आइडिया यहाँ पर आता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या अपनी सर्विसेज के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से अपने कंज़्यूमर को अवेयर करना है कि हम भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम भी ये सर्विस सेल करते हैं, या हम भी ये बिज़नेस करते हैं, सॉर्ट ऑफ सो एंड सो। सो वहाँ से एडवर्टाइज़मेंट और उसका एक सॉर्ट ऑफ एक पर्पज़ या एक ऑब्जेक्टिव जो है वो इनिशिएट होता है कि अगर लोगों को अवेयरनेस होगी, तो ही वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर उन्हें पता ही नहीं है कि हम किसी कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एंड गोल है कि एक सेल्स जनरेट करना या प्रॉफिट जनरेट करना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब इस एडवर्टाइज़मेंट को के लिए हम क्या मोड्स ऑफ एडवर्टाइज़मेंट जो है वो यूज़ करते हैं? बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंज़्यूमर है उनको ट्रेन करना है, सो उन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी हमारी जो एडवर्टाइज़मेंट है वो विजुअल फ़ॉर्म में हो, और या वो टेक्सचुअल फ़ॉर्म में हो, या थर्ड कि वो ऑडियो फॉर्म में हो, यानी उसमें म्यूजिक आ जाता है, उसमें ऑडिबल्स आ जाते हैं। इस तरह के जो सेंसेस हैं इन चीज़ों से जो कि माइंड को ट्रेन करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती हैं, और उनकी रिपीटेशन रिपीटेशन की वजह से जो आई मीन जब आप एक ऐड बार-बार देखते हो, बार-बार देखते हो, तो उसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस जो है वो ट्रेन होना, या आपके कंज्यूमर का सबकॉन्शियस ट्रेन होना, वो स्टार्ट कर देता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको उस ब्रांड की नीड है या नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की या सॉल्यूशन की नीड है या नहीं है, बट उसकी रिपीटेशन की वजह से आपका सबकॉन्शियस जो है वो इतना ट्रेन हो जाता है कि टिल दैट टाइम कि जब आपको उससे सिमिलर किसी प्रोडक्ट की, किसी सॉल्यूशन की नीड होगी, तो आपके ज़हन में सबसे पहले वो ब्रांड जो है वो क्लिक करेगा, ठीक है? आपने रोड साइड्स पे इसकी एग्जांपल अगर हम अपनी एक कॉमन लाइफ जो हम डे टू डे बेसिस पे जो लाइफ आई मीन यूज्ड टू हैं जिस चीज़ के, अगर उससे कंपेयर करें तो आपको रोड्स पर होर्डिंग्स नज़र आती हैं, ठीक है? अब वो होर्डिंग्स किनको विज़िबल हैं? वो उन लोगों को विज़िबल हैं जो कि ड्राइव करते हुए कहीं किसी काम से जा रहे हैं, या अपने घर पे जा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जा रहा है, ठीक है? व्हाट्सोएवर, ठीक है? किसी का भी इंटेंशन वो प्रोडक्ट परचेज़ करने का नहीं है, सो दैट मीन्स कि इंटेंशन तो है ही नहीं, वहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि वो तो एक रैंडम ट्रैफिक है। लेकिन उसके बावजूद भी
वहाँ पर आपको लाइन से आप शारा फैसल चले जाएँगे, अगर जो लोग लाहौर में हैं तो आई बिलीव वहाँ पे भी जो मेन रोड्स होती हैं या जो मार्केट एरियाज़ होते हैं, वहाँ आपको आपको वहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सारी होर्डिंग्स, बैनर्स जो है वो नज़र आएँगे इर्रेलेवेंटली, कि लेट्स से कि एक पान की शॉप पे या किसी बेकरी की आई मीन शॉप पर जो है वो पेप्सी का एड लगा हुआ है, सही है, और वो पेप्सी बेच भी नहीं रहा है। बट पेप्सी ने वहाँ पे वो होर्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो द पॉइंट इज़ कि उनका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना है। दे नो कि यहाँ से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। दे नो कि हमारा कोई आरओएस नहीं होगा। अगर हम एक लेट्स से कि हम एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो वो तो जितना भी मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है उन होर्डिंग्स के ऊपर, उन बिलबोर्ड्स के ऊपर, तो उससे तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो क्या उनको मार्केटिंग बंद कर देनी चाहिए? अगर हम एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर की तरह सोचते हैं, कि वो तो काम ही एकोस के ऊपर या आरओएस के ऊपर करते हैं, तो उनको तो वो तो कहेंगे यार ये तो आप नुकसान कर रहे हैं, यहाँ तो सेल्स ही नहीं आ रही है। ठीक है? सो द थिंग इज़ द पॉइंट ऑफ कवरिंग दिस टॉपिक कि एडवर्टाइज़मेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग सेल्स। इवेंचुअली हमारा पर्पस जो है वो सेल्स लेना होता है, बट सम टाइम वी हैव टू इग्नोर कि अभी कैंपेन के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आई मीन ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर कैंपेन जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स हो, रिटर्न्स हो, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस, ब्रांड बिल्डिंग इस सेंस में भी हो सकता है। ठीक है? तो ये तो एक नॉर्मल एडवर्टाइज़मेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा-सा हमने आई एम श्योर आप लोगों ने आई मीन ये चीज़ें पहले एनालाइज़ की भी होंगी, बट अ, सो अब इस तरह की चीज़ आई मीन ये एडवर्टाइज़मेंट के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं अमेज़न के पर्सपेक्टिव से। अब अगर अमेज़न पे अगर हम जाते हैं, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो जब भी हम अमेज़न पे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च टर्म्स वगैरह सर्च करते हैं, तो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट जहाँ पर हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे हेडलाइन एड जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं, अब इस प्रोडक्ट पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप ऑफ द सर्च नहीं आ रहा, बट यहाँ पर भी नॉर्मली हमें एड्स नज़र आते हैं। हाइली रेटेड ये की पर्टिकुलर एक स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट है, और यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड जो केसेस हैं वो स्पॉन्सर्ड ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो आ गया, एंड देन बॉटम पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के एड्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम एनालाइज़ करें इस पर्सपेक्टिव से कि अगर अमेज़न में ये एडवर्टाइज़मेंट के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते, दैट मीन्स कि अ, जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, यानी वो सारी की सारी प्लेसमेंट, जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें टॉप्स पे नज़र आ रहे होते हैं, वो ऑर्गेनिकली नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? और ऑर्गेनिकली नज़र आने के लिए हमें और आई मीन ऑर्गेनिकली जो वो उसका मेथड है रैंकिंग का, कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो मेरी वीडियो हैंग हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। ओके, सो इनके पास हैंग हो रही है। ज़ीशान, आप अपने पास इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, आई बिलीव वहाँ कुछ इश्यू हो सकता है। सो अ, सो अगर हम अमेज़न के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर अमेज़न में एडवर्टाइज़मेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती। अगर हम अगेन वापस इस सर्च रिजल्ट्स के ऊपर जाएँ, तो यहाँ पर ये हमें ऐड नज़र नहीं आता, ठीक है? हमें सिर्फ ये ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट नज़र आ रही होती। देन ये हाइली रेटेड भी नज़र नहीं आता, एंड सो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। अब सवाल इसके बाद ये आता है कि अब ये ऑर्गेनिकली जो है वो अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो ऑर्गेनिकली मैं फर्स्ट पेज पे, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न हमें पता है, और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, एक ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है, कि 70% ऑफ द शॉपिंग ऑन अमेज़न इज़ डन ऑन द टॉप 5 एसकेयूज़। ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, और ये कि जो 70% तक जो परचेज़ेज़ होती हैं अमेज़न के ऊपर,
वो फर्स्ट पेज के टॉप 5 के अराउंड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ से इस फैक्ट से ये एस्टैब्लिश होता है कि अगर मैं टॉप पे नज़र नहीं आऊँगा, तो मेरी तो ऑर्गेनिक अगर स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे तो ऑर्गेनिकली अगर मैं टॉप 5, टॉप 10 में या फर्स्ट पेज पे नहीं आता, दैट मीन्स कि मेरे लिए तो सेल्स करना ही पॉसिबल नहीं है, राइट? सो मुझे फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, मुझे टॉप 5 पे आना पड़ेगा। अब वो कैसे नॉर्मली हमें एक जनरली आइडिया है कि जिसकी सेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं, जो अच्छी कन्वर्जन्स करता है, उसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है एंड सॉर्ट ऑफ अमेज़न उसको फर्स्ट पेज पे या टॉप 5 पे उस तरफ लेके आ जाता है। लेकिन इसका अगर प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट समझना हो ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, सो वी नीड टू लुक एट द विजन स्टेटमेंट ऑफ अमेज़न। अमेज़न का विजन स्टेटमेंट क्या है? अमेज़न कहता है कि आवर विजन इज़ टू बी द अर्थ मोस्ट customer centric company where customer can find and discover anything they might want to buy online, ठीक है, and endeavors to offer its customer the lowest possible prices, ठीक है। So the meaning is कि Amazon एक customer centric company, customer centric का मतलब that means कि they give the most priority to their customer जो shoppers Amazon के प्लेटफॉर्म पे बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से Amazon sellers को इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देता और उसकी आप मोस्टली पॉलिसीज अगर देखेंगे तो वो हमेशा आपको नजर आता है कि वो कस्टमर के फेवर में जाती है और कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है उस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो एक तो कस्टमर सेंट्रिक वाला एलिमेंट आपको उन पॉलिसीज में भी नजर आता है, where customer can find and discover anything they might want to buy online, ठीक है। सो अब इस फ्रेज को अगर आप देखें तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि Amazon वांट के जो कस्टमर है वो इजीली बाय करे, इजीली फाइंड कर सके अपनी प्रोडक्ट को जो कि वो बाय करना चाहता है और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में उसको वो प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाए, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर बाइंग का ट्रेंड आता है, बाइंग का ट्रेंड कहाँ से एस्टैब्लिश होता है? वो होता है कि अमेज़न पे एक बायर सर्च क्या करता है, व्हिच वी नॉर्मली कॉल्ड अ कीवर्ड, अ सर्च टर्म, ठीक है। सो एक जो बायर बायर जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, उसपे जो रिजल्ट नज़र आने चाहिए, उसपे परचेज़ को मेक श्योर करना और इंश्योर करना वो अमेज़न का काम है और अमेज़न का विज़न है उसके ऊपर कि हमने मेक श्योर करना है कि जो जो बायर सर्च कर रहा है उसको वो प्रोडक्ट जो है उस सर्च के अगेंस्ट जो है वो नज़र आ जाए, राइट? यहाँ आ जाता है पार्ट रेलेवेंसी का, ठीक है, कि अमेज़न ने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि अगर एक कीवर्ड सर्च हो रहा है, वो उसका अगर कोई बायर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है, सो व्हाट प्रोडक्ट ही इज़ लुकिंग फॉर और अमेज़न पहले ये आइडेंटिफ़ाई करेगा कि व्हाट प्रोडक्ट ही इज़ लुकिंग फॉर। द सेकंड थिंग अमेज़न विल डू इज़ कि वो मेक श्योर करेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसको टॉप पे नज़र आनी चाहिए। दैट्स हाउ ऑल द रेलेवेंसी जो कि हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप की है, वो इस विज़न स्टेटमेंट से आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है? कि यहाँ पर उस इस पर्टिकुलर विज़न स्टेटमेंट की वजह से अमेज़न के विज़न की वजह से वो सारा एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम इसी बेसिस पे वर्क कर रहा है और ये उसका एक कोर फैक्टर है कि वो किस तरीके से दैट मीन्स कि अगर जो कि हम इसको आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, बट द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ यहाँ पर कि अ अगर अमेज़न ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि मेरी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रेलेवेंट है, ठीक है? सो दैट डज़न्ट मीन मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड से ही अपने ऑर्डर्स जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? सो दैट डज़न्ट मीन कि मैं सिर्फ़ उसी कीवर्ड पे रैंक करूँगा या मेरी प्रोडक्ट जो है उसी कीवर्ड के ऊपर उसकी डिस्कवरेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, बल्कि उससे कनेक्टेड जितने भी कीवर्ड्स हैं और अ
उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं, जहाँ-जहाँ पर अमेज़न को लगता है कि ये बायर प्रोफाइल जो है वो मैच कर रहा है इन सर्च टर्म्स के अराउंड, वहाँ-वहाँ हमारे पर्टिकुलर एसकेयूज़ या प्रोडक्ट के जिस पे ऑर्डर आ रहे हैं, उसके रैंक्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको इस तरीके से भी नज़र आएगा। इवन इफ दे आर नॉट इंडेक्स नहीं है दैट मीन्स अ अ, इंडेक्स नहीं है तो आपको तो सेल्स ही नहीं आएगी ना, राइट? आप इब्राहिम आप अपना थोड़ा-सा क्वेश्चन क्लियर करोगे प्लीज़? यस, दे डू क्योंकि वो एक चेन ऑफ मतलब आपकी इंडेक्सिंग उसके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। आप आई मीन लिस्टिंग में आप सारे के सारे कीवर्ड जो हैं कवर अप नहीं करते, राइट? हम मोस्टली आई मीन अपने कंटेंट में हार्डली 10 टू 15 कीवर्ड्स या मैक्सिमम 20 कीवर्ड्स जो हैं वो कवर अप कर लेंगे। बट जब उन कीवर्ड से रिलेटेड जो रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं लेट्स से कि जो हमारी लिस्टिंग में कवर अप भी नहीं हो रहे, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर निश से, वो रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर बायर से। सो वहाँ पर भी हमारी इंडेक्सिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट होगी एंड देन वी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग रैंक। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब आपको जूस तो तमाम कीवर्ड्स के ऊपर मिल रहा होगा अगर आप एक हायर कीवर्ड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो बट जितनी ज़्यादा स्पेसिफिकली सेल्स जनरेट होती हैं यानी उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर एक ही पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर आपको रिपीटेडली ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा उसको रैंकिंग का जूस मिलेगा, बाकी कीवर्ड्स के ऊपर बहुत स्लाइटली इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर जाएगा उसका। इसी वजह से अगर आप कोई भी एस्टेब्लिश ब्रांड उठा के देख लें जो अमेज़न पे सेल हो रहे हैं, वो आपको नज़र आएगा कि वो इवन सिंगल टेल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक्ड है। और ऐसे इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स मतलब वो टू टेल कीवर्ड जब सिंगल टेल बनता है तो सम टाइम वो इर्रेलेवेंट हो जाता है या सेमी रेलेवेंट हो जाता है। स्टिल अमेज़न ने उनको उसके फर्स्ट पेज पे या टॉप 10 में या टॉप 5 पे जो है वो रैंक कर देता है। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री और उनकी रेलेवेंसी इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी है उन कीवर्ड्स के अराउंड कि वो ऑटोमैटिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर भी ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हैं। ऑलराइट। सो अ जो हम बात कर रहे थे कि अब ये सारा रैंकिंग मेथड सामने रखते हुए और अमेज़न का विज़न स्टेटमेंट और उसका एल्गोरिथम कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट की डिस्कवरेबिलिटी होती है। सो वहाँ पर अगर मेरी प्रोडक्ट डिस्कवरेबल नहीं है क्योंकि मैं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और अमेज़न में ऑर्गेनिकली ही सारी चीज़ें प्लेस हो रही हैं, सो दैट्स वेयर कम्स कि जहाँ पर मुझे एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है, पीपीसी की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो बायर्स के लिए विज़िबल कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 70% ऑफ द परचेज़ेज़ जो हैं वो फर्स्ट पेज से या टॉप 5 से या टॉप 10 से हो रही हैं। सो मेरे लिए इंश्योर करना ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट पर सेल्स चाहिए, तो मुझे भी टॉप रिजल्ट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को विज़िबल करना होगा और वो विज़िबल करना क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली विज़िबल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सेल्स नहीं है, सो मेरे पास ऑप्शन जो बचता है, वो बचता है कि मैं एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू जाऊँ और वहाँ से अपना सेल्स बिल्डअप करूँ ताकि मेरी हिस्ट्री, रेलेवेंसी बिल्डअप हो और जिसकी वजह से मेरे कीवर्ड्स को रैंकिंग का ऑर्गेनिक डिस्कवरेबिलिटी का जूस मिलना स्टार्ट हो जाए और उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है, उन कीवर्ड्स के अराउंड इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ तक क्लियर है? आई मीन किसी का कोई सवाल? ऑलराइट, ओके।
अच्छा, कैंपेन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आई एम श्योर आप में से काफियों को पता होगा, बट स्टिल कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो कि न्यू हैं। सो एक बेसिक आइडिया हम यहाँ पे आई मीन हार्डली थोड़ा सा टाइम इस पे कंज्यूम करेंगे कि कैंपेन स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले एक, अगर हम पीपीसी कैंपेन में जाते हैं, सो हमारे पास अ, सबसे पहले कैंपेन है जहाँ पर जो कैंपेन का सेक्शन है, ठीक है, उस कैंपेन में हमारे मल्टीपल एड ग्रुप जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं। एड ग्रुप इज के एड ग्रुप में हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमने टारगेट करना है और कौन से कीवर्ड जो है वो हमने टारगेट करने हैं, सही है। सो वो एरियाज जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल वेरिएशंस वाली हैं, तो हम एक ही कीवर्ड के अराउंड जो है मल्टीपल वेरिएशन जो हैं वो टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम हर वेरिएशन को एक डिफरेंट एड ग्रुप में ऐड करवा दें और उनकी परफॉर्मेंस को सेपरेटली जो है वो जज करना स्टार्ट करें, क्योंकि कैंपेन ओवरऑल डिफाइन करती है या एक प्रॉपर कैंप आई मीन पीपीसी मैनेजर या एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का काम ये है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिमिलर है। उस कैंपेन ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल एसकेयूज या मल्टीपल वेरिएशंस फॉल करती हैं, तो उन वेरिएशंस को हमने टैकल किया थ्रू एड ग्रुप्स। और एड ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम जो वो वेरिएशन है वो दिखाते हैं कि कौन सी वेरिएशन जो है वो हमने इंक्लूड करनी है, एंड सेकेंडली कि वहाँ पर हमारी जो टारगेटिंग है वो हम डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज अ कीवर्ड, वेदर इट इज अ एसिन, वेदर इट इज अ कैटेगरी, ठीक है। वो ऑटो कैंपेन भी हो सकती है, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स भी हो सकती हैं, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा-सा केपीआईज़ को डिस्कस करेंगे कि केपीआईज़ की इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरीके से हमने करनी है और क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें सॉर्ट ऑफ एक पीपीसी कैंपेन से मिल रही होती है, जो डाटा पॉइंट जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसके थ्रू कुछ केपीआईज़ अमेज़न खुद भी हमें कंप्यूट करके देता है, अदरवाइज़ हम खुद कंप्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एडिशनल कोई केपीआई जो कि हमारे पास अमेज़न कैंपेन मैनेजर में अवेलेबल ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहला जो केपीआई है दैट इज़ सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट इज़, फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर इम्प्रेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक स्पॉन्सर्ड एड जो है वो नज़र आ गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एन इम्प्रेशन। यहाँ पर मेरे पास लाइक दिस वन, ठीक है, ये एक स्पॉन्सर्ड एड है, तो ये एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। मैं अगर यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर्ड एड का मुझे अगर एड नज़र आ जाए, ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा सही, हम प्रोडक्ट पेज पे जाके चेकआउट कर लेते हैं। या सो अब यहाँ पर ये आपको पूरी एक रॉ नज़र आ रही है जिसमें स्पॉन्सर्ड एसेंस हमें विजिबल हैं। अब इनकी विजिबिलिटी एक इम्प्रेशन जो है वो काउंट हो जाता है, एक इम्प्रेशन जो है वो काउंट हो जाता है, ठीक है। सो जब मल्टीपल इम्प्रेशन यानी जितनी बार ये इम्प्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एसकेयू, ये वाला एसकेयू लेट से, ये जितने भी हम एसकेयू आई मीन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इसके जो सर्च रिजल्ट है उस पे भी ये अगर नजर आ रहा है वो एक इम्प्रेशन काउंट होगा। देन ये प्रोडक्ट पेजेस पे नजर आ रहा है वो एक इम्प्रेशन काउंट होगा। सो जितनी बार एक बायर मल्टीपल लेट्स से कि वो एक कीवर्ड पे आकर मल्टीपल एसकेयूज पहले चेक कर रहा है या मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो चेक कर रहा है जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, सो उसमें हो सकता है कि हर जगह इस पर्टिकुलर एसिन का इम्प्रेशन जो है स्पॉन्सर्ड सेक्शन में वो इम्प्रेशन जो है वो जा रहा हो। सो वहाँ पर हर इम्प्रेशन के अगेंस्ट हमारी कैंपेन शो करेगी कि वो इम्प्रेशन, वन इम्प्रेशन जो है वो एडिशनल काउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक्स
डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन यानी क्लिक थ्रू रेट की अगर हम बात करें, तो जब इस इम्प्रेशन के अगेंस्ट मुझे एक क्लिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है? सो वो कैंपेन मैनेजर में एक क्लिक काउंट होगा। अब लेट्स से कि मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो 10 बार इम्प्रेशनेट हुई, ठीक है? एंड उस पर एक क्लिक आया, सो दैट इज़ 1 क्लिक आउट ऑफ 10 व्हिच इज़ इक्वल्स टू 10% सीटीआर, सही है? तो मेरा सीटीआर जो है वो वहाँ पर 10% होगा। 10% का मतलब ये है कि मुझे अ 10 इम्प्रेशन के अगेंस्ट जो है वो 1 क्लिक मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे थोड़ी-सी बात करने की ज़रूरत है और आई एम श्योर सीटीआर का आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत है या उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हमारा सीटीआर लो है, लेट्स से कि लो आप कह सकते हो कि वो बिलो 1% आ रहा है, सही है? आपको 100 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट भी एक क्लिक जनरेट नहीं हो रहा है। सो उसका उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो ये की जाती है कि भई आप अपनी इमेजेस चेक करें, आप अपना टाइटल चेक करें या आप अपनी प्राइसिंग चेक करें। क्यों? क्योंकि हाँ, जो आपकी मतलब वहाँ पे ताल्लुक सारा का सारा लिंक जो बिल्ड अप किया जाता है वो इससे किया जाता है कि वो अ जी, सब मैं उसी पे बात कर रहा हूँ एक्चुअली। सो वहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो यही की जाती है कि हमें अपना फ्रंट एंड जो है वो फिक्स करना चाहिए अगर हमारा सीटीआर जो है वो लो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक फैक्ट जो है वो सम टाइम लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये कि अगर आप किसी भी अगर आप पीपीसी कैंपेन्स जो हैं वो टारगेट करते रहे हैं, या रन करते रहे हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑलमोस्ट 80% या सम टाइम 90% भी जो इम्प्रेशंस जनरेट होते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स की अगर मैं बात करूँ, तो ना 80% ऑफ द इम्प्रेशंस कम्स ऑन इस प्रोडक्ट पेजेस प्लेसमेंट, राइट? अब प्रोडक्ट पेजेस में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट पेजेस में आपका इम्प्रेशन अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है? और उस पे सीटी और उसकी वजह से आपको क्लिक जनरेट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर सबसे आई मीन ये इंटरप्रिटेशन करने से पहले कि आपका फ्रंट एंड जो है वो वीक हो सकता है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी विज़िबिलिटी कहाँ पर है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर आई मीन स्पॉन्सर्ड टैब को देख लें अगर कि जहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है? अब ये सारी की सारी स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 35, ठीक है? सो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर ये एक पर्टिकुलर पेज पे 7 एसक्यूज नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 7 मल्टीपल ऑफ 35 इतने एसिन्स जो हैं वो इस स्पॉन्सर्ड सेक्शन में मौजूद है, राइट? Okay, approach to benchmark niche CTR so we can compare whether we are stand ये आई मीन बेंचमार्किंग पे हम आएँगे, वो हमारा आगे पे टॉपिक है, ठीक है? पहले एक चीज़ एनालिसिस को हम समझ लेना इस चीज़ का कि ये है क्या चीज़, ठीक है? सो यहाँ पर इम्प्रेशंस जो हैं वो अ, मल्टीपल जनरेट हो रहे हैं। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पर 7 इंटू 35 करता हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिर्फ एक सेगमेंट में 245 एसकेयूज विजिबल हैं और उसके एड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इन 245 प्रोडक्ट्स की कैंपेन में हर एक में एक इंप्रेशन जो है वो काउंट हो गया होगा, राइट? अब एक इंप्रेशन जो है वो काउंट तो हो गया, लेकिन क्या बायर ये इतनी पीछे जो इतने 35 पेजेज़ हैं यहाँ पर, क्या वो हर पेज पे जाके वो प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि हमें तो ये ट्रेंड वैसे भी हमें ये नज़र आता है कि जो सर्च रिज़ल्ट पे भी बायर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं करता, वो टॉप रिज़ल्ट्स पे ही ज़्यादा फ़ोकस करता है। दैट मीन्स और दूसरी मैं एक चीज़ और कन्फर्म कर दूँ कि अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि अगर
इम्प्रेशन काउंट होगा तो वो सिर्फ इन 7 का नहीं होगा, तमाम का होगा, ठीक है? कि जब इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अमेज़न ने आपका ऐड जो है वो प्लेस कर दिया है, बायर ने देखा है या नहीं देखा दैट डज़न्ट मैटर। और इम्प्रेशन ये गारंटी नहीं करता कि बायर को आपका ऐड नज़र आ गया है। इम्प्रेशन का मतलब है अमेज़न ने आपका ऐड प्लेस कर दिया है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट। वो उसका बायर का उसको देखना ये ज़रूरी नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर बायर को नज़र ही नहीं आया मेरा प्रोडक्ट, लेट्स से कि मेरी एक कैंपेन है जहाँ पर मेरे इंप्रेशंस जो हैं वो सिर्फ़ स्पॉन्सर्ड यानी प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट पे जनरेट हो रहे हैं और अ, उसकी वजह से मेरा ऐड जो है वो कहीं मेबी शायद कोई 15-20 पेज पे या उस पे आ रहा है, सो दैट मेक्स इट अराउंड कोई 150 प्लस जो पोज़ीशन पे मेरा एसकेयू नज़र आ रहा है, सो और उस पे मुझे क्लिक नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेरा सीटीआर जो है वो लो होगा। अब अगर उस सीटीआर लो की बेसिस पे मैं ये इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि मुझे अपने फ्रंट एंड को फिक्स करना चाहिए, वो एक कंप्लीटली गलत डायरेक्शन में आप चले जाते हो और वो एक कंप्लीटली गलत इंटरप्रिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऐड तो नज़र ही नहीं आया बाहर को। पहले तो मुझे वो फिक्स करने की ज़रूरत है और ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि मेरा एक्चुअली जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो बायर को विजिबल है और विजिबिलिटी होने के बावजूद अगर मेरे ऐड पे क्लिक नहीं आ रहा देन मेरी इंटरप्रिटेशन ये वाली सही होगी कि मुझे अपने फ्रंट एंड के को फिक्स करना चाहिए, अपनी ऑफर को एनालाइज करना चाहिए कि वहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, वहां पे कोई चीज लैग तो नहीं कर रही। अगर तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो हाईली विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है और बायर को नज़र आ रहा है और उसके बावजूद मुझे सीटीआर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन गलत होती है। बट इन दैट सिनेरियो कि जहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले अपनी विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अब एक प्रोडक्ट अगर हम ये चेकआउट करें कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, राइट? और ये यही प्रोडक्ट ओके, ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नज़र आ गया और ये प्रोडक्ट मुझे आई थिंक यहाँ पर भी नज़र आया था। ओके, एनीहाउ सो लेकिन एक चीज़ वो ये कि हो सकता है कि कोई एसकेयूज़ जो हैं वो आपको मल्टीपल मतलब एक ही प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट पे यानी प्रोडक्ट पेजेस की एक प्लेसमेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट पेजेस की एक प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर है और सम टाइम ये किसी-किसी पेजेस पर और एक प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट जो है मुझे यहाँ नज़र आ अब ये प्रोडक्ट वही है आई गेस कि जो मुझे ऊपर भी नज़र आ रही थी और ये प्रोडक्ट है जो मैं हमें टॉप ऑफ द सर्च वाली प्रोडक्ट पेजेस की उसपे प्लेसमेंट पे नज़र आ रही थी जो सबसे टॉप पे थी, राइट? सो अ, यहाँ पर एक ही एसकेयू जो है वो 2 बार इम्प्रेशनेट हुआ है दैट मीन्स कि जो हमारी कैंपेन है वहाँ पर 2 इम्प्रेशंस काउंट होंगे, 1 काउंट नहीं होगा। अच्छा उस जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट पेज के इम्प्रेशंस हैं, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अगर हम टॉप ऑफ द सर्च को देखें या कंपेयर टू अगर हम रेस्ट ऑफ द सर्च को देखें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सर्च एंड टॉप ऑफ द सर्च बिलॉन्ग करते हैं सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है? वो यहाँ बिलॉन्ग करते हैं कि यहाँ पर जो ऐड नज़र आ रहा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ऐड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन अगर मैं लेट्स से कोई अच्छा आई डोंट नो मेरे पास ये अभी टॉप ऑफ द सर्च क्यों शो नहीं हो रहे, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि जो टॉप ऑफ द सर्च है और जो रेस्ट ऑफ द सर्च है, वो कंपैरेटिवली प्रोडक्ट पेजेस पे उसके इंप्रेशन जो हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट जो है वो एक ही है। रेस्ट ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट जो है वो मिड में है या बॉटम पे है, ठीक है? और एक ही एसकेयू जो है, वो अगर टॉप ऑफ द सर्च पे आ रहा है, तो वो एक ही प्लेसमेंट ऑक्यूपाई करेगा, वो मल्टीपल जगहों पे नहीं आ सकता, ये रूल है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे आ रहा है तो वो टॉप ऑफ द सर्च पे नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट ऑफ द सर्च की मिड लाइन में आ रहा है तो वो बॉटम पे नहीं आएगा, टॉप ऑफ द सर्च पे नहीं आ रहा। अगर वो बॉटम लाइन पे आ रहा है रेस्ट ऑफ द सर्च की, तो वो मिड लाइन पे भी नहीं आएगा और वो टॉप ऑफ द सर्च पे भी नहीं आएगा। दैट मीन्स कि वो एक ही इंप्रेशन एट अ टाइम काउंट करेगा। लेकिन प्रोडक्ट पेजेस में ये पैटर्न जो है वो हमें चेंज होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से ऑल्दो कि सर्च वॉल्यूम्स जो हैं वो कम होते हैं, कीवर्ड के नॉर्मली जनरली ट्रैफिक कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट पेजेस के जब हम इंप्रेशंस देखते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इंप्रेशंस जो है वो नज़र आते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई कैंपेन मैं चेकआउट कर सकूँ। अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि टॉप ऑफ द सर्च पे 1700 इंप्रेशंस हैं एंड कंपेयर टू 1700 इंप्रेशंस, प्रोडक्ट पेजेस के इंप्रेशन जो 35,000 है। आई मीन आप डिफरेंस देखें कि ये मे बी शायद कोई 20 टाइम्स ज़्यादा इंप्रेशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एंड द CTR इज 0.05%, राइट। सो जो फैक्टर है यहाँ पर वो ये है कि जो चीज़ यहाँ पर इम्प्रेशन जो है वो उसका नंबर इंक्रीज कर रही है, वो ये कर रही है कि टॉप ऑफ द सर्च का ऐड जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के सर्च रिजल्ट्स के ऊपर नजर आएगा या रेस्ट ऑफ द सर्च का इस पर्टिकुलर पेज पे रिजल्ट्स पे नजर आएगा। लेकिन प्रोडक्ट पेजेस वाली जो प्लेसमेंट है वो एक विद इन एक प्रोडक्ट पेज, उसमें भी वो मल्टीपल लेयर्स में है। प्लस अगर मैं जितने एसकेयूज ओपन करूंगा यहाँ पर, तुम अगर मेरा कैंपेन इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहा है और उसमें प्रोडक्ट पेजेस वाली प्लेसमेंट भी टारगेट हो रही है, तो मैं इसको भी ओपन करूंगा तो मुझे ये ऐड नजर आएगा वहां पर। मतलब मेरा ऐड जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा, इसके प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा, इसके प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा। सो दैट मीन्स कि अगर एक बायर इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करता है तो मेरी एक एक बायर सर्च के अगेंस्ट इम्प्रेशंस जो हैं वो 3 काउंट हुए। प्लस अगर वो मल्टीपल लेयर्स में मेरा ऐड शो हो रहा है एक विद इन द प्रोडक्ट पेज, तो वहां पर वो 3 से भी ज्यादा, इवन वो 6 हो सकता है, वो 5 हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हमेशा प्रोडक्ट पेजेस की प्लेसमेंट जो है वो हमें ज्यादा नजर आती है। सो द पॉइंट वाज कि कंक्लूजन ऑफ द CTR इज इम्पोर्टेंट कि आप पहले मेक श्योर करोगे कि आपकी विजिबिलिटी सही है एंड देन यू विल वर्क ऑन कि आपका फ्रंट एंड सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बगैर हम उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर ले लूँ। अच्छा हाफिज, आप बेंचमार्क की बात कर रहे थे तो उसको हम कवर अप करेंगे अपने कुछ आगे टॉपिक्स में कि हम किस तरीके से बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। इब्राहिम कह रहे हैं हाउ डू वी टेक कंट्रोल ऑफ वेयर इज आवर एड शोन इन प्रोडक्ट पेजेस। आई थिंक इट्स द बिट्स राइट। देखिए प्लेसमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें CPCs जो हैं वो वहाँ पर क्या आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट पेजेस पे अपने एड शो नहीं करने तो फिर हम बिड्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे जहां पर प्रोडक्ट पेजेस पे हमारे एड्स विन ना हो, और टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे कि वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए बिड जो है वो एक पर्टिकुलर बिड जा रही हो जिससे टॉप ऑफ द सर्च पे हम बिड विन कर लें या ऑप्शन विन कर लें। और प्रोडक्ट पेजेस पे जो नॉर्मल हमारी CPC है वहां पर हम कोई प्लेसमेंट सेट नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट पेजेस पे हमारे ऐड को अवॉइड कर लेंगे कि वहां पर हमारे ऐड जो हैं वो शो ना हो रहे हों। अच्छा फिर सलमान कह रहे हैं कि हाउ कैन वी कंफर्म वेदर दिस इंप्रेशन इज विजिबल और नॉट। ठीक है, अच्छा इसमें एक आपने न्यू टर्म देखी होगी, व्यूएबल इंप्रेशंस। नॉर्मली वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपको नजर आती है। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स हैं वहां पर आपको ये ऑप्शन, ये डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है अमेज़न। ठीक है, सो यहाँ पर हमें अपनी विजिबिलिटी जो है वो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमें विजिबिलिटी जो है वो हमें मैनुअली चेक करनी पड़ती है कि जिन पर्टिकुलर कैंपेन में हमें प्रोडक्ट पेजेस पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की जो कैंपेन है वहाँ पर हमें प्रोडक्ट पेजेस पे ज़्यादा
इम्प्रेशन जो हैं वो आ रहे हैं तो हम लेकिन सीटीआर हमारा लो है, सो हमें वहाँ पे मैनुअली चेक करना होगा कि हमारे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड जिन प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम चेक कर लें कि हमारा ऐड की ऐड रैंक क्या है या ऐड की प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो बिल्कुल विज़िबल है वहाँ पर सामने, या उसकी विज़िबिलिटी डाउन द लाइन यानी काफ़ी सारे पेजेस के बाद जो है वो इम्प्रेशनेट हुआ है। सो वहाँ पर वो हमें मैनुअली चेक करना होगा। अच्छा, फुरकान कह रहे हैं कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ लो सीटीआर कैन बी वी आर इर्रेलेवेंट टू कीवर्ड। अ, देखिए इर्रेलेवेंसी जो है वो एक तो लो सीटीआर एक मे बी लो सीटीआर जो है भी आ सकता है। आई मीन वहाँ पे एक लो के बायर जो है वो कुछ सर्च कुछ और कर रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर विजिबल है, तो वो उसकी वजह से लो सीटीआर होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर विजिबिलिटी है ना, क्योंकि लो सीटीआर इररेलेवेंट होने में होता क्या है कि अमेज़न आपको ऑटोमैटिकली डी रैंक कर देता है। मतलब ये एक रिज़ल्ट हो तो सकता है कि हम इररेलेवेंट हमारा कीवर्ड भी टारगेट हो जाए। लेट्स से कि हम कोई कैंपेन डिस्कवरी कैंपेन इनिशिएट करते हैं तो उसमें कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड भी जो है वो टारगेट हो जाए। बट वहाँ पर हमेशा जब अमेज़न ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रेलेवेंट नहीं है, रिलेट नहीं करती, तो वो आपको नज़र आता है कि अब आपके स्पॉन्सर्ड रैंक्स जो हैं वो वहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं और आपको उस उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो क्लिक्स या इम्प्रेशन जो हैं वो जनरेट नहीं हो रहे। अच्छा, राफ़े कह रहे हैं कि इज़ इट पॉसिबल वी गेट हायर क्लिक एज़ कम्पेयर टू अ इम्प्रेशंस? अगर हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा है तो हम हायर क्लिक जो हैं वो इज़ इट पॉसिबल टू गेट हायर क्लिक्स एज़ कंपेयर टू नहीं, इम्प्रेशन से ज़्यादा क्लिक्स होना पॉसिबल नहीं है। जितनी दफ़ा नज़र आएगा उतनी दफ़ा ही क्लिक्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, राइट? कैन वी कंसिडर व्यूएबल इम्प्रेशन द मोर एक्यूरेट इम्प्रेशन? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का। कुछ कैंपेन्स यानी अगर मैं कुछ कैंपेन जो कि हम आगे ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर लो सीटीआर होना कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशंस रेज़ करना है, उसका उस पर्टिकुलर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्लिक्स जनरेट करना नहीं है। सो उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे आगे जाकर। नाज़रीन कह रही है हाउ वुड वी नो हाउ मेनी टाइम इट्स इम्प्रेशनेट ऑन पेजेस? देखिए हमें इंडिविजुअल जो रिजल्ट जो है वो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम अपनी कैंपेन्स में जो प्लेसमेंट का डाटा चेकआउट करते हैं तो वहाँ पर हमें कंप्लीट डे का जो इम्प्रेशंस हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आएँगे। लेट्स से कि आज के दिन में अभी तक प्रोडक्ट पेजेस पे जो है वो 825 इम्प्रेशंस जनरेट हुए हैं और टॉप ऑफ द सर्च पे सिर्फ 7 हुए हैं, रेस्ट ऑफ द सर्च पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन जो है वो अ, जनरेट हुआ है, ठीक है? तो हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर किस सर्च टर्म के अगेंस्ट कितने इम्प्रेशंस जो हैं वो जनरेट हुए हैं। सर व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सीटीआर ऑन प्लेसमेंट एड कैम्पेन्स लाइक वन ऑन सर्च कैम्पेन्स माय ऑप्टिमम इज़ ऑन 10 इम्प्रेशन आई वांट 1 क्लिक। ओके, अच्छा ज़ीरक अगर आप टॉप ऑफ द सर्च की बात कर रहे हो ना यहाँ पर तो फिर 10% इज़ समथिंग कि वो अचीव किया जा सकता है। और अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पे टारगेट कर रहे हैं और आपका स्पॉन्सर्ड रैंक जो है वो 1 या 2 है, ठीक है? सो वहाँ पर आपका सीटीआर जो है वो 10% से अबव आता है या आई मीन नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको उस ऑफ़र को चेक करने की ज़रूरत होगी कि आप कोई प्राइस ज़्यादा तो नहीं है या रेटिंग्स में कोई मसला तो नहीं है या इमेजेस जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर्ड रैंक 3 या 4 पर हो, अगर हम डेस्कटॉप वर्ज़न में चेकआउट करें कि जो हमारे 4 एड्स यहाँ पे शो होते हैं, राइट? अ आई डोंट नो वो यहाँ पे अभी क्यों शो नहीं हो रहा। मैं इनकॉग्निटो में चेक कर लेता हूँ, शायद मे बी मेरे पास आ जाए। या सो
अब जो ये टॉप ऑफ द सर्च है, ठीक है, अब ये चार दैट इज एड रैंक एड रैंक 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन एक आप लोगों को एक पैटर्न आप लोगों ने सुना होगा कि 60% ऑफ द बाइंग इज डन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स के ये डेस्कटॉप वाला जो व्यू है वो 60% को तो नजर ही नहीं आता। अगर हम मोबाइल वर्जन पे जाते हैं तो वहां पर हमें जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमें कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट पेज पे टॉप पे 2 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नजर आती हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपका एड रैंक 1 या 2 है और आपको सीटीआर अच्छा अचीव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि फिर आपको अपनी ऑफर को रिव्यू करना चाहिए, अपनी इमेजेस को रिव्यू करना चाहिए, अपनी फ्रंट एंड को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर वो 3 या 4 पे है तो फिर मे बी जो आपकी ज़्यादातर परचेजेस हैं वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हो रही हैं और उसको मे बी शायद आपको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाए कि आपको मोबाइल डिवाइसेस के टॉप ऑफ द सर्च पे अपने रैंक्स को पुश करना पड़े, यानी आपको 1 या 2 पे आना पड़े ताकि उस 60% वाला जो ट्रैफिक है, जो रिमेनिंग 60% है, वो ट्रैफिक भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाए, तो मे बी शायद आपको फिर वो सीटीआर जो है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाए, राइट? ओके, सो दैट वाज आई मीन ऑल अबाउट सीटीआर। इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शंस हैं कुछ वहाँ पर। ओके, सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हायर इंप्रेशन ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज कंपेयर्ड टू द टॉप? सलमान, अभी मैं इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि पीडीपी पे क्यों इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल पोजीशंस हैं जहां पर आपका एड जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। यानी एक विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट पेज आपके ऐड जो है वो मल्टीपल टाइम शो हो सकते हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो ये सर्च रिजल्ट्स है, ठीक है। अब इस सर्च रिजल्ट पे लेट्स से कि ये 5 प्रोडक्ट जो मुझे नजर आ रही हैं, अब मैं एक बायर हूँ, मैंने पहले इस प्रोडक्ट को चेक किया और इसके प्रोडक्ट पेज में गया, वहां पर मेरा आपका जो ऐड है वो वहां पर शो हुआ, ठीक है। फिर मैं उससे बाहर निकला, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर गया, वहाँ पर भी आपकी कैंपेन जो आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सेट की हुई है, तो वो प्रोडक्ट पेज पे इस प्रोडक्ट पेज पे भी उसने अपना ऐड जो है वो इम्प्रेशनेट किया। फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया। अब मैंने ये पाँचों को विज़िट किया तो आपके एक कैंपेन के जिस पे सर्च रिजल्ट पे एक इम्प्रेशन रेज़ हुआ था, लेकिन इन 5 प्रोडक्ट पेजेस को विज़िट करने की वजह से प्रोडक्ट पेजेस पे 5 इम्प्रेशन रेज़ हुए। ठीक है? सो इसकी ये बेसिकली एक रीज़न है कि प्रोडक्ट पेजेस के इम्प्रेशंस जो हैं, वो ज़्यादा होते हैं और जो टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च के हैं, वो कम होते हैं। अच्छा, हन्नान कह रहे हैं, हाय, हैविंग आई इम्प्रेशन इज़ गुड, हैविंग लो क्लिक्स आर प्रॉब्लमैटिक। अच्छा हन्नान, मुझे समझ नहीं आया ये सवाल है या ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो अच्छा, ज़ीरक सर, इट मीन अमेज़न में कैन जनरेट मल्टीपल इंप्रेशन विद सेम आईपी एट द सेम टाइम, ठीक है। बिल्कुल, आई मीन मल्टीपल एक सेशन के दौरान जो है वो मल्टीपल इंप्रेशन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा-सा सीपीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सीपीसी अगेन सीपीसी की जो फॉर्मूलेशन है वो ये है कि आपको एक क्लिक जो है वो कितना कॉस्ट करता है, ठीक है? और उस कॉस्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हम एड्स जो हैं वो कहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से कि हम अपनी पर्टिकुलर कैंपेन को डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स टॉप ऑफ द सर्च। अब टॉप ऑफ द सर्च वो प्लेसमेंट है जिसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है और कन्वर्जन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट। और इसमें से भी अगर मुझे एड रैंक 1 पे आना है, 2 पे आना है, 3 पे आना है, तो कंपैरेटिवली 1 जो है वो 2 से ज़्यादा होगा, 2 3 से ज़्यादा होगा और 3 4 से ज़्यादा होगा उसके सीपीसी। सो जो उसकी कॉस्ट पर क्लिक है वो अ,
जितना हम हायर रैंक पुश करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। इससे लोअर सीपीसी की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम जो यहाँ पर हमें एड्स नज़र आ रहे होते हैं रेस्ट ऑफ द पेजेज़ के ये मिड पेजेज़ पे हमें एड्स नज़र आ रहे हैं, ये रेस्ट ऑफ द पेजेज़ हैं, ये कंपैरेटिवली इसकी सीपीसी जो है वो कम होगी अमेज़न इस पे हमें कम चार्ज कर रहा होगा। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा-सा एक चीज़ डिस्कस करने वाली है कि एक्चुअली अमेज़न जो है वो प्राइस सेट नहीं कर रहा, वो हमारे वो एक्चुअली सेलर्स जो हैं वो उस प्राइस को सेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर लोअर पे इसके अच्छा ओके एड्स नज़र नहीं आ रहे वरना अदरवाइज़ यहाँ पर भी हमें बॉटम पे रेस्ट ऑफ द पेजेस पे एड्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसकी अगर वो प्लेसमेंट है तो उसकी विज़िबिलिटी और भी ज़्यादा कम है, तो वो सीपीसी जो है वो हमें और भी कम वहाँ पर कॉस्ट करेगा, ठीक है? इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के एड्स हैं वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, उसकी प्राइसिंग जो है उसकी सीपीसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अच्छा अब ये चीज़ सीपीसी जो है वो ड्राइव कौन कर रहा है? वो अमेज़न सेट कर रहा है या वो हम खुद सेट कर रहे हैं उसको? सो उसके लिए थोड़ा-सा ऑप्शंस वगैरह को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस पे अभी हम नहीं जाएँगे डायरेक्टली कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, बिडिंग जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन एक जनरल आइडिया कि अमेज़न का रूल है कि सेकंड प्राइस रूल की बेसिस पे एग्ज़ैक्टली अगर मुझे उसका यही नाम याद आ रहा है तो उसकी बेसिस पे जो अगर मैं एक $1 बिड कर रहा हूँ और मुझसे लोअर जो सेलर है उसने 90 सेंट एक उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड किया है, तो मुझे 91 सेंट्स की वो सीपीसी कॉस्ट करेगी क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन विन कर जाऊँगा अपनी हाईएस्ट बिड के साथ, तो मुझे 91 सेंट्स जो है वो कॉस्ट करेगी। सो एक्चुअली जितनी ज़्यादा हायर प्राइस है दैट मीन्स कि लोग या जो सेलर हैं बेसिकली वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है? सो जो प्राइसिंग सेट हो रही है वो प्राइसिंग जो है वो एक्चुअली सेलर सेट कर रहे हैं और वो जितना ज़्यादा विलिंग है उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए पे करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की सीपीसी जो है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी अगर हम डे टू डे भी कंपेयर करें तो वहाँ पर भी हमें प्राइस जो है वो सीपीसी की प्राइस जो है वो वेरी करते हुए नज़र आती है। उसकी रीज़न्स मल्टीपल हैं कि लेट्स से कि कोई डे पार्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ़ पीक टाइम में जो है वो अपनी पीपीसी ऑन करता है तो वो उस एरिया में पीक आवर्स में वो निश जो है या उसकी प्लेसमेंट जो है एड्स प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा कंपैटिटिव हो जाती हैं जिसकी वजह से सीपीसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सेकंड रीज़न कि जो रश आवर्स के बाद, पीक आवर्स के बाद जब लोगों का बजट ड्राई आउट होना स्टार्ट हो चुका होता है या ड्राई आउट हो चुका होता है विदिन दैट पीक टाइम, तो वहाँ पर भी अब बिड जो हैं वो उनकी यूटिलाइज़ होना स्टार्ट हो रही हैं जो कि लो बिड कर रहे थे और जो हायर बिड कर रहे थे वो ऑलरेडी ऑक्शन विन कर के उनका बजट जो है वो कंप्लीटली एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। सो अब वो उस बिड में से, उस ऑक्शन में से निकलना स्टार्ट हो गए, तो अब बिड जो है और सीपीसी जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गई। इस वजह से मेबी रश आवर्स के बाद जो है वो हमें सीपीसी जो है वो कम नज़र आना स्टार्ट होता है। तो ये उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से वो मार्केट जो है वो वर्क कर रही होती है। सो यहाँ पर जो हमें सीपीसी की एनालिसिस है या सीपीसी को एनालाइज़ करना है कि मेरा सीपीसी हाई है, लो है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके से होगी कि हम किस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हम किस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, उस पे ट्रैफ़िक्स के वॉल्यूम क्या है। सो ये फैक्टर जो हैं वो और कितनी सेल्स जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है बेसिकली कितना कंपैटिटिव है वो कीवर्ड। सो ये फैक्टर जो हैं उस सीपीसी की जो आई मीन बेंचमार्क है सॉर्ट ऑफ सेट करती हैं कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर हमें सीपीसी आ रहा है उसका एनालिसिस जो है वो वहाँ से बिल्डअप किया जा सकता है कि हम प्लेसमेंट क्या टारगेट कर रहे हैं और वहाँ से वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है उसके ऊपर ट्रैफिक कितना बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एकोस के ऊपर जो मशहूर ज़माना हमारा फेवरेट। सो अब एकोस हमें पता है कि एकोस इज़ समथिंग
ACOS इज समथिंग कि जहाँ पर कि बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो कि मैं अपनी सेल्स आई मीन जो मैं पीपीसी से या एडवर्टाइजमेंट से जो सेल्स जनरेट कर रहा हूँ उसमें से कितना पोर्शन मेरी मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड हो जाता है, दैट इज एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स। यानी अगर मैंने $10 की सेल की है और उस $10 की सेल करने के लिए मैंने $3 जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड किया था, तो दैट मीन्स कि मेरा एक्ॉस जो है वो 30% है। यानी मैंने अपना टोटल रेवेन्यू आई मीन अपनी एडवर्टाइजमेंट से सेल्स जो जनरेट हुई है उसका 30% मैंने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया है। सो दैट इज व्हाट एक्ॉस इज। अच्छा, अब एक्ॉस की इंटरप्रिटेशन अलाइन करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली हमें थोड़ा-सा जब हम यहाँ से आगे मूव करेंगे या पीपीसी कैंपेन्स की तरफ जाएँगे, सो उसमें थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और आई मीन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक स्लाइड आइडिया दे देता हूँ कि अगर जब हम ऑब्जेक्टिव से अलाइन करेंगे अपने एक्ॉस को, तो वहाँ पर हमारे एक्ॉस के बेंचमार्क फॉर द वेरी सेम प्रोडक्ट, फॉर द वेरी सेम निश और फॉर द वेरी सेम ब्रांड वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जेंस है, ठीक है। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है तो वहां पर मेरा पर्पस एक कैंपेन को सेटअप करना वो है नंबर ऑफ ऑर्डर जनरेट करना, राइट। क्योंकि रैंकिंग को इम्प्रूव, नंबर ऑफ ऑर्डर सेल्स वेलोसिटी जो है वो रैंक्स को इम्प्रूव करती है। सो वहां पर एक हायर एक्ॉस या उसका एक्ॉस का बेंचमार्क डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ कैंपेन जहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं कन्वर्जेंस को, ठीक है। कन्वर्जेंस जहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं, सो वहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मे बी प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना है, तो वहां एक्ॉस बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट होगा। वो ब्रेक इवन से भी शायद कम हो कि मुझे प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना है, दैट मीन्स कि मुझे ब्रेक इवन एक्ॉस से भी लोअर एक्ॉस अचीव करना है। सो वो कंपैरेटिवली सेम प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्ॉस का बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सो वो कैंपेन टू कैंपेन जो है वो एक्ॉस बेंचमार्क वेरी करेगा, उसका थ्रेशोल्ड जो है वो वेरी करेगा कि हमने कैंपेन जो है वो क्यों स्टैब्लिश की है। सो यहाँ पर एक चीज आई मीन जो समझने की जरूरत है कि हमने हर कैंपेन को एक्ॉस के आई मीन एक्ॉस से मेजर नहीं करना, उसकी परफॉर्मेंस को एक्ॉस से मेजर नहीं करना। हमने उसको मेजर करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि वो कैंपेन एक्चुअली हमने बिल्डअप क्यों की थी, ठीक है। सो एक जो नॉर्मली आपको पीपीसी मैनेजर्स का एक स्ट्रक्चर नजर आता है वो ये नजर आता है कि वो हर कैंपेन सेल जनरेट करने के लिए और हर कैंपेन जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करने के लिए स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। आई कॉल्ड इट अ वेरी आई मीन सॉर्ट ऑफ एक स्कैटर्ड पीपीसी ना, जिसमें जिसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, जिसका कोई कैंपेन टू कैंपेन आपस में कोई सिंक नहीं है वहां पर। सो उसमें फिर आप हर एक कैंपेन को, हर एक कीवर्ड को खींच खींच के उसको उसके एक्ॉस को जो है ना वो बस के 25% पे आ जाए, 20% पे आ जाए, 15% पे आ जाए, ठीक है। ऑल दो के हर एक के डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट है, हर कीवर्ड की डायनामिक, हर कीवर्ड का फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो डिफरेंट है, बट हम हर एक को एक ही आई मीन वो ट्रक की बत्ती के पीछे चलते हुए वो हम उसको खींच के बस नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस एक्ॉस किसी तरीके से नीचे आ जाए और मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दूं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सो वो पैटर्न जो है वो गलत है। वहां पर हमें अपनी सॉर्ट ऑफ कोशिश ये करनी है कि हमने ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना है अपनी पीपीसी को और अपनी कैंपेन्स को प्लान आउट करना है कि कौन सी कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप की हुई है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप हुई हुई है उसके बेंचमार्क, उसके केपीआईज भी उसी बेसिस पे जज किए जाएंगे। ओके, इब्राहिम कह रहे हैं इफ पीपीसी सेल्स increase or organic rank or visibility as well, I'm sure, then isn't it right to attribute it to overall sales, ad spend, total sales, so that we can know the campaign is affecting overall
सेल्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जो वो टैकोस, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने टैकोस भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। सो टैकोस में ये एरिया जो है वो कवर अप हो जाएगा जहाँ पर हम टोटल सेल्स देख रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक टैकोस के बाद हमें नज़र आ रहा है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आरओएस। अब आरओएस इज इनवर्स ऑफ is actually inverse of ACOS, ठीक है। अगर हम ACOS का फॉर्मूला यहाँ पे देखें, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स, आरओएस का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो एड सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, ठीक है। सो अगर इसकी अप्रोच एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर के लिए इसकी अप्रोच वही है कि ACOS ज्यादा होना चाहिए, आरओएस ACOS कम होना चाहिए, आरओएस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी ACOS जितना कम होगा उतना अच्छा है, आरओएस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। लेकिन इन दोनों केपीआईज का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है। देखिए, एक जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, उसकी उनमें दो सेगमेंटेशन जो है वो की जा सकती है। वन इज द टॉप, जो कि टॉप लाइंस को देखते हैं बिजनेस की। टॉप लाइन इज द रेवेन्यूज, कि कितनी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। सो जो लोग टॉप लाइन को देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट केपीआई इज आरओएस, कि आरओएस ये डिफाइन करता है कि वो कितने एड स्पेंड के अगेंस्ट कितने मल्टीपल जो है वो हमें सेल्स जनरेट हो रही है, और उस नंबर का इंक्रीज करना, दैट मीन्स कि सेल्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ दूसरा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन बिजनेस टर्म्स में दैट मीन्स कि वो जो बिजनेसमैन है वो फोकस करता है प्रॉफिट्स के ऊपर, बॉटम लाइंस के ऊपर, कि मुझे नेट क्या बच रहा है, ठीक है। उसका केपीआई जो है वो एकॉस है। सो जो टॉप लाइन पे फोकस कर रहा है कि मुझे अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है, लेटर ऑन मैं प्रॉफिटेबल भी बना लूंगा बिजनेस को, उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट केपीआई जो है वो आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और जो बॉटम लाइन को फिगर कर रहा है कि मुझे बस सेल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे प्रॉफिट निकल के आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट केपीआई जो है वो एकॉस है वहां पर। सो ये एक सॉर्ट ऑफ इसका डिफरेंशिएट आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि एकॉस कहाँ पर रेलेवेंट है और आरओएस कहाँ पर रेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टैग कॉस्ट पे, टोटल एड कॉस्ट ऑफ सेल या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दैट इज एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यहाँ ये थोड़ा सा फर्क एकॉस से इस तरीके से है कि एकॉस में हम सिर्फ जो पीपीसी सेल्स हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, नाज़नीन आप कह रही हैं कि व्हाट डू यू प्रेफर। अच्छा, मैं नॉर्मली इन दोनों में से ना एक्वास को प्रेफर करता हूँ ना आरओएस को प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर टोटल एक्वास के ओवरऑल सेल्स में से कितना परसेंट जो है वो मार्केटिंग में जा रहा है, ठीक है। सो जो टैकोस है वहाँ पर सॉर्ट ऑफ हम ओवरऑल सेल्स को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर एक एडवर्टाइजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें कि जो हमने इनिशियली बात की कि ब्रांड जो है जो अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करती हैं जहां पर उनको सेल्स जो है वो जनरेट नहीं होती है, राइट। जैसे होर्डिंग्स में हो गया, जैसे किसी मस्जिद के बाहर जो है वो ब्रोशर्स लीवलेट जो है वो बांट रहे हैं, वो मस्जिद से बाहर किसी ने थोड़ी कोई परचेज करना उसको जाके, बट सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन बिल्डअप हो रही है, जिसके अगेंस्ट दैट मीन्स के अवेयरनेस के अगेंस्ट हमें कोई रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न जो है वो हमें उस एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर कोशिश मेरी अप्रोच ये होती है पर्सनली कि जितना भी हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं, उसमें रैंकिंग भी है, उसमें कन्वर्जन कैंपेन्स भी हैं, ठीक है। सो वहाँ पर उस स्पेंड के अगेंस्ट ओवरऑल सेल्स मैं कितनी जनरेट कर पा रहा हूँ, ओवरऑल रेवेन्यूज में मैं कितना बूस्टअप लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इस चीज को फिगर आउट करें तो ये सारी चीजें यानी ऑर्गेनिक सेल्स भी कनेक्टेड हैं पीपीसी की सेल्स से,
और ये आई मीन ये बात मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब आप पीपीसी रन करते हो और किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑर्डर्स जनरेट करते हैं तो आपके रैंक्स इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक रैंक्स इंप्रूव होते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक सेल्स इंप्रूव होती हैं तो दैट मीन्स कि आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। लेकिन जब आपकी बात आती है कि परफॉ एक पीपीसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करने की, ये कैंपेन मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करने की, तो उसमें से आप वो ऑर्गेनिक सेल्स वाला एलिमेंट जो है वो निकाल देते हो और सिर्फ पीपीसी की से जो सेल्स आई हैं उसको सॉर्ट ऑफ आप एनालाइज़ कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। सो वहाँ पर वो सॉर्ट ऑफ एक अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाता है मेरी नज़र में कि उसको उसका फेयर ट्रीटमेंट ये है क्योंकि अगर मैं मतलब आपने ये भी सुना होगा कि आई मीन ऐसे भी सेलर्स हैं कि जो पीपीसी को एज एन एक्सपेंस ऑब्वियसली ज़्यादातर एक्सपेंस ही कंसिडर करते हैं। तो जब वो एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जब ऑर्गेनिक सेल्स एस्टेब्लिश हो गई हैं, तो अब मैं पीपीसी स्पेंड जो है वो कम करना स्टार्ट कर देता हूँ। इवेंचुअली जब आप पीपीसी स्पेंड कम करना स्टार्ट करते हो, तो रिमेंबर कि जो आपके रैंक्स हैं, वो इम्प्रूव हो रहे हैं आपके टोटल ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। यानी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है और जो पीपीसी के थ्रू उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सेल्स आ रही है, उन टोटल ऑर्डर की बेसिस पे आपके रैंक्स इम्प्रूव हो रहे हैं। अब आपने पीपीसी जो है वो बंद कर दी और आपकी जो जितनी भी सेल्स हैं वो टोटली रिलाय कर रही हैं आपकी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट के ऊपर, आपकी सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट हुई। जब आपकी सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट होती है, आपके रैंक्स ड्रॉप करना स्टार्ट होंगे, ठीक है? सो आपके जब रैंक ड्रॉप होना स्टार्ट होंगे दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। ऑर्गेनिक विजिबिलिटी डिक्लाइन करेगी दैट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी और इवेंचुअली वो आपके जो नंबर्स जो आप अचीव कर रहे थे वो एक बहुत थोड़े टाइम के लिए आप उसको एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से आपने पीपीसी बंद की, आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी डाउन हुई और आपकी ऑर्गेनिक सेल्स आना भी बंद हो गई। सो दैट मीन्स कि जो पीपीसी है वो ना सिर्फ इम्पैक्ट कर रही है पीपीसी सेल्स के ऊपर, वो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स को भी इंटैक्ट रखे हुए है और उसको उसमें हेल्प कर रही है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी या मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल जो आई मीन जो केपीआई बनता है दैट इज टैकोस की मैं अपनी लेट्स से कि मैं 10,000 की अगर मंथली सेल्स कर रहा हूँ, तो उस 10,000 का मैं कितना परसेंट जो है वो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहा हूँ और उसको मैं किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोच जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। अच्छा सबा कह रही हैं कि व्हाट परसेंटेज रेंज कैन बी कंसिडर्ड बेस्ट फॉर अ गुड टैकोस? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ये कि आई मीन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके मार्जिन्स क्या अवेलेबल हैं। व्हाट इज़ गुड इज़ आई बिलीव कि अगर आपका मार्केटिंग का स्पेंड जो है वो ओवरऑल अगर लेट्स से 5% है, सो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है? कि आपकी 95 आई मीन 100% रेवेन्यू में से 5% जो है वो मार्केटिंग में जाता है या इवन आप कह सकते हो कि 10% भी इज़ नॉट बैड आई मीन वो भी एक अच्छे टैकोस में आता है कि आप 10% आपकी सेल जो है सेल्स का 10% जो है वो मार्केटिंग में जा रहा है। समथिंग हायर देन दैट अमेज़न के ऊपर वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी कि अगर वो 10% से टैग कॉस्ट जो है वो 10% से ज़्यादा जाता है, तो वहाँ क्योंकि हमारे आई मीन अमेज़न के ऊपर जो हार्डली हमारे पास मार्जिन बचता है वो आई मीन 20% 21% तमाम चीज़ें डिडक्ट करने के बाद टैक्सेस वगैरह, बीए की कॉस्ट ये सारी स्टोरेज एक्सपेंसेस सो उसमें से भी अगर 10% जो है वो मेरी पीपीसी में जा रहा है या एडवर्टाइज़मेंट में जा रहा है, तो मेरे पास जो नेट रिटर्न आएगा वो 6 से 7% होगा सिर्फ, ठीक है? सो वो सम टाइम फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो सेलर्स हैं उनके लिए वो कन्वीनिएंट नहीं रहता कि वो इतनी एफर्ट्स करें और उसके बाद जो उनको रिटर्न है वो 6, 7, 8% जो है वो मिल रहा है। तो अगर टैकोस उसका अगर कोई बेंचमार्क है, सो अगर वो 10% है तो आई थिंक ये अंडर 10% है तो आई थिंक इट्स गुड। उसको मज़ीद अगर मिनिमाइज़ करने का रूम है तो करना चाहिए डेफ़िनिटली।
लेकिन 10% से ज़्यादा होना वो आपके लिए चैलेंजिंग बन सकता है अगर आपके मार्जिन बहुत थिन हैं। अच्छा, ओके, फुरकान कह रहे हैं कि कैन यू क्लियर कंफ्यूजन ऑफ इफ वी टारगेट सेम कीवर्ड बाय टू कैंपेन्स डज वी compete with ourselves or not in auction if we target same keyword by two campaign। फुरकान बिल्कुल, अगर हम इस पे मैं काफ़ी दफ़ा पोस्टिंग भी कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ठीक है, कि ये मेरा ओपिनियन है, ये जो सवाल आप कर रहे हो ना कि कंपटीशन का विद जो आपस में कैंपेन compete करती हैं या नहीं करती, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, उसकी बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि वो compete करती हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो आपस में compete नहीं करती हैं, ठीक है? अमेज़न से आप अगर कोई केस ओपन करके कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, तो वो भी आपको यही जवाब देते हैं कि जो कैंपेन्स हैं वो आपस में कम्पीट नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कुछ चीज़ों को, उसकी बेसिस पे ये आपस में कम्पीट करती हैं और कैसे करती हैं कि उसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हो, ठीक है? और ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जहाँ पर आपकी 2 कैंपेन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, ठीक है? और वो दोनों कैंपेन जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी टारगेट कर रही हैं और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को टारगेट कर रही हैं, ठीक है? टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर रही हैं, लेट्स से दोनों। सो अब यहाँ पर एक रूल हमें जो पता है, जो कि फैक्ट है कि अगर ये पर्टिकुलर एसिन यहाँ पर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ना वो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना रेस्ट ऑफ द सर्चेस पे आ सकता है, राइट? ये बात एस्टेब्लिश है कि ये एसिन इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे इसी टाइम पे रिपीट नहीं होगा, यानी 2 कैंपेन एक साथ जो है वो इस जगह पे एक साथ ऐड शो नहीं कर सकते, ठीक है? सो दैट मीन्स कि अगर एट अ टाइम 2 कैंपेन इसको या 2 से ज़्यादा कैंपेन जो है वो इसको टारगेट कर रही हैं, तो किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी। अगर किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी तो वो सिलेक्शन जो है वो किसी न किसी बेसिस पे होगी, ठीक है? और अगर वो सिलेक्शन किसी न किसी बेसिस पे हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन की तो डेफिनिशन ही यही होती है ना कि आपको कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन के बाद जो है, आपको आप में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, दैट इज़ कॉम्पिटिशन। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है और ये मैंने होता हुआ देखा हुआ भी है। सो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि कैंपेन्स जो है वो आपस में कम्पीट करती हैं। अगर आप सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, सेम प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो एंड विदिन द सेम टाइम वो दोनों एक ही जगह पर टारगेट हो रही हैं, सो वहाँ पर कॉम्पिटिशन आता है। अच्छा, ओके, नाज़मीन, ओके, if ACoS is lower than our margin, if ACoS is lower than our profit margins, can we consider ourselves in profit? अच्छा, एक्ॉस अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम है, ठीक है? सो दैट डज़न्ट मीन कि आप प्रॉफिट में होगा, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ़ ये नहीं है कि अ, सिर्फ़ आप पीपीसी में स्पेंड कर रहे हो, राइट? उसमें और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, आपकी लेट्स से कि आपने किसी वीए को हायर किया हुआ है, किसी स्टाफ को हायर किया हुआ है जो कि आपके अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, तो वो एक एक्सपेंस है। तो एक्ॉस डज़न्ट मीन कि आप ओवरऑल प्रॉफिट मेक कर रहे हैं। हाँ, जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो आप कह सकते हो कि आप के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से पहले जो है वो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खत्म कर दिए जाएँ, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अदरवाइज़ दैट्स मतलब वो एक कन्फाइंड स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि एटकॉस प्रॉफिटेबल एटकॉस अंडर है तो वो अकाउंट का प्रॉफिटेबल होना वो ज़रूरी नहीं है। डज़ दिस मीन वी शुड कीप इट अंडर 10%? बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए कि उसको 10% पे रखा जाए या उससे नीचे लेके आया जाए। ऑब्वियसली जितना 1% आप अचीव कर ले तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 10% से नीचे आपका ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपेंस जो है सेल्स का वो उसके नीचे आ जाए।
अच्छा, आई बिलीव इब्राहिम आपको क्लियर हो गया होगा कि वो क्यों कम्पीट करती हैं, क्योंकि आई बिलीव मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था उसको। सर व्हाट अबाउट, और मार कह रहे हैं व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स सच एज Levi's आउटफिटर्स, डू वी नीड टू रन पीपीसी ऑन ब्रांड नेम कीवर्ड दैट हैव हाई डिमांड इन द प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमें अगर मैं सॉर्ट ऑफ Levi's, आई मीन जो ब्रांड नेम्स हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, सो मोस्ट लाइकली मुझे वहाँ पे कन्वर्जन नहीं मिलेगी, ठीक है? प्लस मैं रैंक भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो आई मीन रेलेवेंसी उस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का कीवर्ड है। तो रेलेवेंसी में चैलेंजेस आएँगे, दैट मीन्स कि मुझे अमेज़न रैंक नहीं होने देगा, या मेरे रैंक जो है वो इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सो बेटर इज़ कि हम बजाय इसके कि उन ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, हम उन, अगर हम कंपैटिबल हैं उन उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ, तो हाँ, बेहतर ये है कि हम उनके एसिन्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दें और एसिन्स से सेल जनरेट करना स्टार्ट करें। अगर आप एसिन्स से सेल जनरेट करते हो, तो जिन कीवर्ड्स पे वो कन्वर्ट हो रहा है, या जिन कीवर्ड से होता हुआ ट्रैफिक उस पर्टिकुलर एसिन पे आया, और उसके बाद फिर उसने आपकी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर देखी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में, और आपको परचेज कर लिया, तो उस कीवर्ड का जूस स्टिल आपको मिलेगा, और आपके रैंक्स जो है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इंप्रूव होंगे। सीपीसी सब पे इक्वल होगी, नहीं, सीपीसी इक्वल नहीं होती है। वो डिफरेंट, आई मीन टाइम टू टाइम, कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो वेरी करती रहती है। एसिन वर्क बेस्ट इन माय केस, आई थिंक डिसीजन ऑफ परचेज आर मेड ऑन दिस, ठीक है? ऑलराइट। सो जो मेन केपीआई था वो हमने डिस्कस किया कि टैकॉस जो है वो एक आई थिंक एक ज़्यादा कंपैरेटिवली एक बेहतर केपीआई है, ठीक है? जी हसन, आप सवाल करना सर चाहते हैं? मैंने जी सर मैंने एक बात कहनी थी जी, जी। कि सर मुझे फील हो रहा है कि सर बार बार क्वेश्चन आने से ना हम लोग अपने टॉपिक से डिट्रैक हो रहे हैं। हुँ, इट्स पॉसिबल कि अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड पे रख लें, हर बंदा अपने पास कॉपी पेंसिल रखे और क्वेश्चन नोट कर ले, और बार बार जो क्वेश्चन आता है मुझे ऐसे लग रहा है कि हम डिट्रैक हो रहे हैं बार बार। एक्चुअली हसन, मैं आई मीन सवाल करने से किसी को नहीं रोकता, और बेहतर है कि वो, लेट्स से कि अगर मैं सीटीआर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर उनके ज़हन में सीटीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो विद इन दैट टॉपिक कवर अप हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, रादर देन कि मैं ट्रैक कॉस्ट पे आने के बाद वो उस क्वेश्चन को कैटर करूँ। सो उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ठीक है सर, ठीक और है। अगर इसमें अगर मुझे टाइम ज़्यादा भी लगता है, लेट्स से कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, लेकिन अगर वो टाइम ज़्यादा भी ले लेता है, तो दैट डज़न्ट, आई मीन मुझे उसमें मसला नहीं है, मैं टाइम ज़्यादा दे दूँगा। इसी वजह से मैं रिपीटेडली क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, ताकि हर एक की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और वो हमारे साथ हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो है वो चल रहे हों। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, लास्टली आई मीन जो केपीआई हमारे पास मेंशन है, दैट इज द कन्वर्जन रेट, एंड कन्वर्जन रेट इज ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कि हमें जो यहाँ पर लेट्स से कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कितने क्लिक्स के अगेंस्ट आए हैं, सो वो डिफाइन कर देता है हमारे कन्वर्जन रेट्स को। लेट्स से कि मैं यहाँ पर ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन रेट शो हो रहा है 50%, कि जो ये 7 ऑर्डर्स आए हैं, दैट इज आउट ऑफ 14 क्लिक्स, तो 50% जो है वो इसका कन्वर्जन रेट बन रहा है, विच इज अ गुड कन्वर्जन रेट, और कि आपको हर 2 क्लिक पे जो है वो एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर एक चीज जो आई मीन वंस हमारे कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स वेयर के वहाँ एक्चुअली टाइम आता है अपनी पीपीसी को एक्सपेंड करने का, ठीक है?
अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिस तरीके से हमने जैसे सीटीआर में बात की थी कि सीटीआर का मकसद आई मीन सीटीआर की इंटरप्रिटेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सॉर्ट ऑफ लो है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही हो कि हमारे फ्रंट एंड पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वो लो इस वजह से भी हो सकती है कि हमने लो बिड्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है, या हम लो आई मीन हम टारगेट्स ही बहुत ही लो प्लेसमेंट्स को कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सीटीआर जो है वो इंप्रेशन ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्लिक कम जनरेट हो रहा है। लाइकवाइज़ कन्वर्जन रेट में भी हमारे बेंचमार्क जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक ऐसी कैंपेन एस्टेब्लिश करता हूँ जहाँ पर मैं बहुत एक्सटेंडेड टाइप की टारगेटिंग मैंने सेट की हुई है। कि बहुत सारे क्लिक्स जो है ना वो उसमें जनरेट होंगे, और लेकिन बहुत लो सीपीसी पे मैं उसमें टारगेट कर रहा हूँ कि बहुत लो सीपीसी पे मुझे जितने क्लिक्स जो है ना वो जनरेट होने हैं, वो हो जाए। और उसमें अगर मुझे ऑर्डर आता है तो हो सकता है कि वो 20 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ रहा हो, या 25 क्लिक्स के बाद, या 30 क्लिक्स के बाद, लेकिन वो सीपीसी इतना लो है जिसकी वजह से वो कन्वर्जन भी मेरे लिए ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो जाती है। ठीक है? सो वहाँ पर कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क डिफरेंट होगा। अगेन ऑब्जेक्टिव अलाइन करना है और उसके बाद बेंचमार्क की सेटिंग करनी है। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल ही उस पर्टिकुलर कैंपेन का, तो वहाँ मेरा कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। लेकिन लेट्स से कि मैं एक कैंपेन है मेरी, जहाँ पर मैं लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट कैंपेन बनी हुई है और इसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड टारगेट हो रहा है, ठीक है? और इसमें भी इसकी जो प्लेसमेंट हमने देखी थी, तो वो टॉप ऑफ द सर्च की तरफ टारगेट हो रहा है। दैट मीन्स कि हमने विजिबिलिटी भी इंश्योर की हुई है, हमने टॉप प्लेसमेंट ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है? हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर कीवर्ड से जो है वो कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है? और ये रेलेवेंट भी है, इसी वजह से ऑब्वियसली हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे कन्वर्जन के बेंचमार्क जो हैं वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रेलेवेंट है, विजिबिलिटी हाई है। अगर यहाँ पर कन्वर्जन नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि मेरी ऑफर में मसला है, मेरी प्रोडक्ट में मसला है, मेरी प्रोडक्ट या ऑफर जो है वो मार्केट कम्पैटिटिव नहीं है, ठीक है? या वो एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है मेरे बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो लवाज़मात हैं वो तो पूरे हैं कि विजिबिलिटी भी आ रही है, रेलेवेंसी भी आ रही है, ठीक है? अगर उसके बावजूद कन्वर्जन नहीं आ रही, दैट मीन्स कि मेरी ऑफर जो है वो वायबल नहीं है और वो कम्पैटिटिव नहीं है, तो मुझे अपनी ऑफर को एनालाइज़ करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट? अच्छा, इसके अलावा जो एक जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं ऐड कर दूँगा इस स्लाइड में, दैट इज़ द सीपीए, व्हिच इज़ एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ऑर्डर जो आती है कि हमें एक ऑर्डर अचीव करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो पीपीसी में स्पेंड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स, ठीक है? ये बेसिकली डिफाइन करता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मेरे पास जब लेट्स से कि हम सोर्सिंग स्टेज पर हैं किसी प्रोडक्ट के, वहाँ पर लेट्स से कि मेरे पास जो मार्जिन्स बच रहे हैं दैट इज $3, ठीक है? कि मुझे लेट्स से मैं $9 की या $6 की जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और उसमें से मेरा मार्जिन जो है वो $3 है, मुझे 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है? सो दैट $3 दैट मार्जिन इज माय अलाउएबल सीपीए, कि वो प्रोडक्ट मुझे अलाउ करती है कि मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ मार्केटिंग में एक ऑर्डर को अक्वायर करने के लिए, या एक ऑर्डर की एक्विजिशन करने के लिए मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ। जहाँ मैं $3 से ज़्यादा स्पेंड करूँगा तो वो ओवरऑल मेरी सेल्स जो है वो एक यूनिट जो है
वो मेरी सेल जो है वो लॉस में जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो सीपीए की यूटिलिटी है वो एक तो मार्जिन्स के तौर पे कि अगर लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अलाउएबल सीपीए ही मेरा $1 है, ठीक है, और मैं रिसर्च से ये चेकआउट करता हूँ कि उसका सीपीसी जो है उस पर्टिकुलर निश में दैट इज मे बी 50 सेंट्स, और मेरा अलाउएबल सीपीए जो है वो $1 है। दैट मीन्स कि मुझे हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर चाहिए, अगर तो मुझे उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। सो दैट इज, एक तो वो लॉन्च के टाइम पे थोड़ा सा थोड़ा क्या, वो बल्कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट होना, ठीक है। सेकेंडली कि अगर मैं कन्वर्जन रेट इम्प्रूव भी कर लेता हूँ अपने, कि चलो लॉन्च में नहीं, हम लॉन्च में टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं कन्वर्जन रेट इम्प्रूव भी कर लेता हूँ, लेकिन तो क्या उस वक्त भी मुझे 50% कन्वर्जन रेट अचीव हो पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे डिफाइन करती है कि भाई मेरे पास पीपीसी में, यानी वो मार्जिन और मेरा कंपैरिजन विद द सीपीसी, वो मुझे डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनफ मार्जिन जो है वो नहीं है टू स्पेंड ऑन पीपीसी, इवन इन द लेटर टाइम, जहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक भी हो गया, वो प्रोडक्ट उसका सोशल प्रूफ भी एस्टैब्लिश हो गया, उसके कन्वर्जन रेट भी इम्प्रूव हो गए, लेकिन स्टिल जो कन्वर्जन रेट वो मार्जिन डिमांड कर रहा है वो अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पर या तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्जिन्स के ऊपर काम करें ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके, ज़्यादा कॉस्ट पर अलाउएबल सीपीए जो है वो मिल सके, या फिर हमारा फोकस जो है वो फिर हमें उसका सोल्यूशन ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमारा जो ऑर्गेनिक और पीपीसी का रेशो है वो उसमें ऑर्गेनिक जो है वो 80-90% होना चाहिए, तो हम मे बी प्रॉफिट बना तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक डिसेंट प्रॉफिट वहां से निकाल सक रहे होंगे। अदरवाइज अगर वो 60-40 या 70-30 का रेशियो है तो दैट मीन्स कि वो पॉसिबली हो सकता है कि उस पे मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करना वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए। जी, नहीं, मोर एड स्पेंड एज़ कम्पेयर टू सेल्स, यानी आप ये कह रहे हो कि सेल्स प्राइस से आपका सीपी जो है वो ज़्यादा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर लेट्स से कि आप एक्वास देखते हो, वो आपने शायद, आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने 1000% तक एक्वास देखा है, ठीक है? सो ऑब्वियसली वो मतलब सेल प्राइस से भी 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो स्पेंड हो चुका है, एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो सीपीए कैन बी हायर, मतलब वो उससे ज़्यादा जा सकता है सेल्स से। ओके, सो ये बेसिकली हमारे कुछ केपीआईज़ थे जिनको हमने डिस्कस किया है, एंड थोड़ा-सा मुझे एडवर्टाइज़मेंट फ़नल को यहाँ पे आई बिलीव अगर किसी को सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम थोड़ा-सा एडवर्टाइजिंग फ़नल को डिस्कस कर लेते हैं, एंड किस तरीके से हमने मार्केटिंग को की जो फाउंडेशंस हैं वो समझ। G sub CVR is conversion rate, as equivalent to CR. So how much time we need to get less than 10% echoes for a new account? ठीक है। अच्छा, साथ में नॉर्मली मैं बेंचमार्क इस तरीके से सेट नहीं करता कि, क्योंकि उसके ना प्रैक्टिस बहुत गलत की जाती है। वो सॉर्ट ऑफ ये होता है कि बस यही रूल जो है वो हमने फॉलो करना है। सो यहाँ पर अगर तो वो आप 10% लेट्स से कि आप 3 मंथ्स में अचीव कर लेते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो टैकोस है वो आपका इनिशियल टारगेट जो है ना वो 10% से बिलो नहीं होना चाहिए। आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए कि आपका टैकोस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से जो है वो कम आ गया, ठीक है? वो आपका मेन टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव आरओएस? फुरकान, आरओएस इम्प्रूव करने के लिए दैट मीन्स कि अगर आप सेल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ऑफर्स जो हैं वो
एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमेशा। आई मीन पीपीसी इज ऑल अबाउट कि आपने बायर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की है या नहीं किया, ठीक है। दैट इज हाउ यू, मतलब कोई भी सेल्स करना ना, वो बायर के पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करना चाहिए कि बायर को आप सोल्यूशन क्या दे रहे हो, ठीक है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट बल्कि एक मेजर रोल प्ले करता है आरओएस को इंक्रीज करने में, या हमारी सेल्स को और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में, कि हमने बायर को कितना कन्वीनियंट सोल्यूशन दिया है कंपेयर टू अदर सेलर्स। सो थोड़ा सा हम एडवर्टाइजिंग फनल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग में ना एक सॉर्ट ऑफ एक बायर जो है, अभी मैं, अच्छा मैं थोड़ा सा सवाल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को कवर अप कर लूँ। उसको हम आई मीन बाद में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग फनल जो है, अगर एडवर्टाइजिंग फनल इज समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ अ बायर फ्रॉम सर्चिंग अ प्रोडक्ट टू एक्चुअली परचेजिंग इट, ठीक है। सो उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या है कि एक पर्टिकुलर बायर को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, उसका कोई पेन पॉइंट है जिसका सोल्यूशन आपकी प्रोडक्ट है। तो वहां पर जब तक वो आपकी प्रोडक्ट को जानता नहीं है, ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट के परचेजिंग की तरफ या कन्वर्जन की तरफ जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट चीज एड्रेस करने की जरूरत है, वो तो उस एरिया को कवर अप करने की जरूरत है कि उसे एक्चुअली इस चीज का पता हो कि जो पेन पॉइंट उसका है, लाट से कि वो उसकी नीड जो है वो कुछ किसी पार्टी या किसी इवेंट पे जाने की है, एंड ही इज लुकिंग फॉर सम फैशन ब्रांड्स। सो अगर उसे मेरे ब्रांड का पता नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो मेरी तरफ वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर एज अ सेलर, एज अ फैशन ब्रांड, मेरे अप्रोच जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम करूँ, ठीक है। जस्ट लाइक जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जो ब्रांड्स करते हैं जो कि नॉर्मली बिलबोर्ड्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, इररेलेवेंट जगहों पे जहाँ पे बायर्स की इंटेंट मौजूद नहीं है, वहाँ पर वो अपने एड्स चला रहे हैं। अगर हम ई कॉमर्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रैफिक से मुराद है कि हम एक्सटर्नली जो है वो अपनी ब्रांड की प्रेजेंस, ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बिल्ड करें। एक्सटर्नली कहाँ हो सकती है? एक्सटर्नली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, एक्सटर्नली गूगल के ऊपर हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ये सारे एरियाज हैं जिनको कवर अप किया जा सकता है, जहाँ पर हम अपनी अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की सोल्यूशन जो हम ऑफर कर रहे हैं बायर को, उसकी अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अगेन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल, इन एरियाज में बायर की इंटेंट नहीं है। हम फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं, हमारी कोई इंटेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर शू ब्रांड को बाय करने की या उस परफ्यूम को बाय करने की। हम आई मीन हम में से मोस्टली जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर देते हैं। लेकिन समवेयर अराउंड हमारी एक सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस ये डेवलप हो जाती है कि वो नाम जो है वो रिपीटेटिवली देखने के बाद हमें वो नाम याद रह जाता है, ठीक है। तो जब हमें उस सोल्यूशन की नीड पड़ती है, तो जो दो तीन ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हमारे जहन में आते हैं, तो वो उन्हीं सबकॉन्शियस से निकल के आते हैं जहाँ पे वो उन एड्स ने वो का इम्पैक्ट जो है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है। सो अवेयरनेस एरिया पे जो जहाँ पर जब इस स्टेज में है, तो वहाँ पर हमें कोशिश करनी है, अगर तो हम कर सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करें और एक्सटर्नली आउटसाइड अमेज़न जो है वो अपना ब्रांड बिल्डअप करें, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, या गूगल के थ्रू, एसईओ वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें डिस्कवरी, कि वंस आपकी एक बायर को एक प्रोडक्ट की नीड है, एंड ही नोज अबाउट योर ब्रांड, ठीक है, उसको ब्रांड का भी पता है, अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। बट अब उसने स्टार्ट किया है ढूंढना कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। एंड एक चीज जो हम जानते हैं कि अमेज़न पे जब एक बायर लैंड करता है, दैट कम्स विद द इंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पर
मतलब वो बाइंग की इंटेंशन के साथ आता है कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है। डिस्कवरी वो कहाँ पे कर रहा है, वो गूगल पे कर रहा है, वो मे बी शायद अब वो चैट जीपीटी वगैरह पे कर रहा हो, ठीक है, कि वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। सो वो चीज़ जो है वो डिस्कवरी वाला एलिमेंट जो है वो भी आउटसाइड अमेज़न हो रहा है, एंड देन ही कि वो जब उसे नज़र आता है कि वो इंटेंट जो है आई मीन वो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है, तो वो फिर अब बाइंग इंटेंट के साथ जो है वो अमेज़न पे भी आ रहा है, ठीक है। बट अमेज़न पे आने के बाद अगेन वो डिस्कवरी मोड में जाता है, ठीक है? और वहाँ से वो जो कीवर्ड्स की ओरिजिन है वो एक्चुअली वहाँ से हो रहा है, ठीक है? जो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बायर्स माइंड इन द ओरिजिन ऑफ कीवर्ड, ठीक है? अब अगर आप एक बायर के पर्सपेक्टिव से ढूँढे या आप इवन बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप अपनी एक नॉर्मल डे टू डे की जो गूगल सर्चेज़ हैं उनको अगर एनालाइज़ करें, ठीक है? या आप कुछ यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूँढ रहे हैं या कोई सॉन्ग ढूँढ रहे हैं या कोई एड्रेस ढूँढ रहे हैं, ठीक है? आप अजीब-अजीब से वर्ड जो है ना वो टाइप करते हैं, आई मीन उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसका कोई आई मीन वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता सम टाइम, मतलब हम रिलेटेबल की वर्ड जो है वो टाइप कर लेते हैं। लेट्स से कि मुझे एक आई मीन किसी जिम में जाना है, ठीक है? अब मैं कराची में रहता हूँ और कराची के का जो एरिया है वो तारिक रोड में वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है? सो मैं गूगल में अगर मैं कोई आई मीन मैं कोई आस-पास जिम ढूँढ रहा हूँ, तो मैं गूगल पे टाइप करूँगा जिम इन तारिक रोड या जिम तारिक रोड या तारिक रोड जिम, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स जो है वो मैं जेनेरिकली मेरे माइंड में आएँगे, बस जो रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं मैं वो टाइप कर लूँ, ठीक है? और जितना कम वर्ड्स का यूसेज होगा उतना ज़्यादा आई मीन ये पॉसिबिलिटी है या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं हम ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट 27 पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में, तो अगर मैं यही चीज़ कि आपने तारिक रोड में एक जिम फाइंड आउट करना है और आपकी जो कीवर्ड की लेंथ है वो 2 या 3 वर्ड्स हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सब ने एक ही तरह का कीवर्ड जो है वो टाइप किया हो, ठीक है? यानी हमारे कीवर्ड जो है, हमारी सर्च जो है, वो सिमिलर हो। दैट क्रिएट्स द सर्च वॉल्यूम, ठीक है? जहाँ सर्च वॉल्यूम इज़ द इम्पैक्ट कि जहाँ पर कीवर्ड की लेंथ कम है, अब वो कीवर्ड की लेंथ में वो वर्ड आ रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सॉल्यूशन को, किसी जगह को ढूँढने के लिए जो मोस्ट बेसिक वर्ड टाइप करोगे, ठीक है? तो वो तो सिमिलर ही होंगे, आपके भी, मेरे भी। लेकिन जैसे-जैसे हम उसकी स्पेसिफिक्स में जाते रहेंगे और उसकी टेल को इंक्रीज़ करते रहेंगे, अब यहाँ पर चांसेज़ ये आ जाएँगे कि आपकी सर्च डिफरेंट हो सकती है और मेरी सर्च जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अब जैसे-जैसे उसमें मज़ीद कीवर्ड वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, उस कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, तो अब आपका सर्च टर्म और मेरा सर्च टर्म जो है वो डिफरेंट हो सकता है या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। इसी पैटर्न की वजह से कि जहाँ पर हम ज़्यादा सॉर्ट ऑफ आई मीन ज़्यादा फ़ैमिलियर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नज़र आता है कि जो जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे-जैसे वो स्पेसिफिक फ़िल्टर आउट या उनकी लेंथ इंक्रीज़ करना स्टार्ट होती है, तो उसमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है कि जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ होगी, सर्च वॉल्यूम ड्रॉप डाउन होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे है। कि अगर 2 वर्ड का आई मीन 2 वर्ड का फ्रेज़ है, उसमें तीसरा वर्ड आपने लगाना है, तीसरा वर्ड मैंने लगाना है, तो वो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है कि आपका और मेरा तीसरा वर्ड सेम होगा। इसी तरह चौथा लगाना है तो और प्रोबेबिलिटी कम हो गई कि आपका चौथा वर्ड और मेरा चौथा वर्ड सेम होगा। तो वो जैसे-जैसे प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन करती जा रही है, सर्च वॉल्यूम्स डिक्लाइन करते जा रहे हैं कीवर्ड की लेंथ के साथ-साथ। बट जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, उस प्रोडक्ट की स्पेसिफ़िकेशन इंक्रीज़ करती जा रही है और स्पेसिफ़िकेशन क्या डिफ़ाइन करती है रेलेवेंसी को। दैट मीन्स कि जैसे-जैसे कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज़ होगी, रेलेवेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी और मैं अपनी प्रोडक्ट पर एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट पर जो है वो टारगेट आई मीन पहुँच जाऊँगा। ठीक हो गया?
लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने पहले सर्च किया एप्पल आईफोन, ठीक है, फिर मैंने सर्च किया कि भाई एप्पल आईफोन 13 प्रो, ठीक है, फिर आईफोन 13 प्रो में भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आए, तो मैंने सर्च किया कि भाई मुझे ब्लैक कलर का चाहिए या मुझे सिल्वर चाहिए या मुझे गोल्ड चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उसमें एमबीज के यानी इतनी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है, या रैम जो है वो इतनी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं फिल्टर्स ऐड करता जा रहा हूँ, फिल्टर्स ऐड करता जा रहा हूँ, मेरी सर्च वॉल्यूम, मेरी लेंथ बढ़ रही है, कीवर्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, सर्च वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, बट मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट तक मैं जा रहा हूँ, तो मेरी रेलेवेंसी इंक्रीज कर रही है। दैट्स हाउ कीवर्ड्स बिहेव, दैट्स हाउ अ कीवर्ड इज, मतलब उसका ओरिजिन इस तरीके से होता है और रेलेवेंसी वगैरह इस तरीके से बिल्डअप होती है। सो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारी जर्नी जो है, from a two tail keyword to a maybe three tail, four tail, five tail keyword, ये सारा कुछ जो है वो डिस्कवरी फेज में हो रहा है। यानी डिस्कवरी फेज में बायर जो है वो अपनी सर्चेस को रिफाइन करता जा रहा है, जो जो उसको रिजल्ट जो है वो नजर आ रहे हैं, वो उसको सर्चेस को रिफाइन करता जा रहा है अपनी टारगेटेड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ किसी का कोई सवाल तो नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, अब वो आई मीन कीवर्ड्स फिल्टर आउट किए, ठीक है। सो अच्छा, डिस्कवरी के पर्सपेक्टिव से हमारी जो कैंपेन्स, जहाँ पर आई मीन अगर हम पीपीसी पर्सपेक्टिव से देखें, तो डिस्कवरी में अगर जो हमने बाइंग एनालिसिस, आई मीन बाइंग पैटर्न को समझा है, तो वहाँ पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर डिस्कवरी फेज से, यानी जो अमेजोन पे जो डिस्कवरी हो रही है उसको हमने टैकल करना है, तो हमें कीवर्ड्स का जो पूरा वेब है ना, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स का, उसको ऑक्यूपाई करना होगा और उसको टारगेट करना होगा। अदरवाइज हम बहुत सारी डिस्कवरीज को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर जाएंगे। उसको कैसे करेंगे वो नेक्स्ट फेज में उसको हमने डिस्कस करना है, लेकिन डिस्कवरी फेज में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कीवर्ड्स को कवर अप करना है और उन अपॉर्चुनिटीज को कवर अप करना है अपनी कैंपेन्स के थ्रू। अच्छा, इंटेंट पे आ जाते हैं, एनालाइजिंग द ऑफर एंड ऑप्शंस। अच्छा, इंटेंट वाला पार्ट जो है ना, वो दैट इज समथिंग रिलेट्स टू कि जहां पर बायर जो है वो हमारी ऑफर को दूसरे कंपैटिटर्स की ऑफर से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पीपीसी से ज्यादा जो चीज आई मीन मैटर करती है, वो करती है हमारी रिटेल रेडीनेस, ठीक है। कि रिटेल रेडीनेस में हमारे कंटेंट आ गया, हमारी इमेजेस आ गई, हमारे सोशल प्रूफ आ गया, सही है। सो दैट इज समथिंग कि जहां पर बायर डिस्कवर करता हुआ हमारे प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर चुका है, तो अब प्रोडक्ट पेज पे जो चीजें अवेलेबल हैं, उस चीज को वो एनालाइज कर रहा है और उस चीज के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। सो वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम, हमारा रिटेल रेडीनेस वाला पार्ट है यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे पीपीसी का इतना रोल प्ले नहीं है, यहाँ पर हमारी रिटेल रेडीनेस का ज्यादा रोल प्ले है, इवन इन द रिप्यूट सेक्शन, कि जहाँ पर हमारी रेपुटेशन मैटर करती है एक बायर को कन्विंस करने के लिए। उसमें हमारी रेटिंग्स क्या है, हमारा सोशल प्रूफ क्या है, इन एरियाज को हमें फिक्स करने की जरूरत है कि हमारी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें अच्छे अच्छे जो रिव्यूज मिल रहे हों, अच्छे रेटिंग्स मिल रही हो, और अगर हमारी रेटिंग्स पुअर हैं तो हम पीपीसी के थ्रू कुछ नहीं कर सकते उसका। हमें एक्चुअली अपनी क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा और उस रेटिंग को इन अ लॉन्ग रन इम्प्रूव बनाना होगा। शॉर्ट टर्म में हम रिव्यूज लेके, आई मीन एफएनएफ रिव्यूज ला के या कुछ और रिव्यूज तरीकों से रिव्यूज ला के हम अपनी रेटिंग को इम्प्रूव तो कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म ये है कि हम एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि एक्चुअली ऑर्गेनिकली हमें अच्छे रिव्यूज जो हैं वो बिल्डअप हो, और रेपुटेशन जो है ही देन कन्वर्ट करती है कन्वर्जन के ऊपर, यानी कन्वर्जन का रीजन बनती है। वंस कन्वर्जन हो चुकी है, सो एज अ बीइंग अ पीपीसी मैनेजर, वहां पर
हमारे लिए एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारे कन्वर्जन रेट्स क्या हैं, ठीक है? हमारी कन्वर्जन्स कहाँ पर हो रही हैं, किस प्राइस पर हो रही हैं, और किन अपॉर्चुनिटीज़ पे हो रही हैं, किस पे नहीं हो रही। ये सारे स्टैट्स जो कि एक पीपीसी ऑडिट में हम कवर अप करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज़ करते हैं, फिर उससे हम डिटरमाइन करते हैं कहाँ पर हमें स्केल करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें अपनी पीपीसी डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो उन तमाम एरियाज़ को हम कन्वर्जेंस के बाद जो है वो एनालाइज़ करते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी एक्सपेंशन्स और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को, मज़ीद एरियाज़ को कवर अप करने की जो स्ट्रैटेजी है, वो उस कन्वर्जन की डेटाबेस की बेसिस पे बना रहे होते हैं। साइमा, आपका सवाल मैं नहीं समझा। ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड डिस्कवरी, मतलब आप इसका डिफरेंस पूछ रही हैं? जी, हसन, आपका सवाल? अनफाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने एडवर्टाइजिंग फनल के 4 पार्ट्स बताए हैं, अवेयरनेस, डिस्कवरी और इंटेंट। क्या आप हमें आगे जाके इन एरियाज में कैंपेन्स कैसे लॉन्च करनी है? लेट्स से मुझे अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी कैंपेन्स लॉन्च करूंगा, डिस्कवरी के लिए कौन सी कैंपेन्स लॉन्च करूंगा, कि आगे जाके आप हमें इसकी मैपिंग भी समझाएंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ठीक। ये आई मीन ये तो हमने एरियाज़ डिस्कस कर लिए, राइट? कि ऑडियंस जो है वो कहाँ, आई मीन किस-किस तरह की, किस स्टेज पे उसकी नेचर क्या है। अब हर तरह की ऑडियंस को, यानी उसकी जो पूरी जर्नी है, हर तरह की वो स्टेज को टैकल करने के लिए हमारे 4 बेसिकली कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। जब हम कैंपेन स्ट्रक्चरिंग के ऊपर आएँगे ना, तो वहाँ पर हर एक स्टेज को टैकल करने के लिए हमारे पास एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव मौजूद है कि डिस्कवरी कैसे करनी है, इंटेंट वालों को कैसे, आई मीन अवेयरनेस को कैसे टारगेट करना है। इंटेंट एंड रेप्यूट में मैंने आपसे कहा जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा पीपीसी का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, वहाँ पे सोशल प्रूफ का, रिटेल रेडीनेस का ज़्यादा रोल प्ले है। लेकिन अवेयरनेस एंड डिस्कवरी, यहाँ पर टोटली हमारी पीपीसी की स्किल जो है वो मैटर करती है, और वो उसको डेफिनिटली हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक। और सर, अभी आपने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो आपने कहा था कि अवेयरनेस के लिए आप डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल का अपना नाम लिया, पिंटरेस्ट का हुँ। और इंस्टाग्राम का, क्या हमें ये भी काम करने चाहिए देखिए, अगर अवेयरनेस क्रिएट आई मीन करने के लिए? एज़ अ सेलर, एज़ अ ब्र अगर लेट्स से कि आप एक ब्रांड ओनर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर डेफ़िनिटली आपकी डिपेंडेंसी जो है वो अमेज़न के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़। अमेज़न को एज़ अ सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म ट्रीट करें कि वहाँ पर जो ट्रैफ़िक है उसको भी हम सेल करेंगे, लेकिन हम अपनी ब्रांड की प्रेज़ेंस जो है वो मार्केट में ओवरऑल आउटसाइड क्रिएट अमेज़न करना। भी बिल्डअप करेंगे। और आउटसाइड अमेज़न बिल्डअप करने के लिए हमें तमाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को कवर अप करना होगा, इंक्लूडिंग आवर ओन वेबसाइट। ओके। अदरवाइज़ अमेज़न की बेसिस पे सस्टेन करना करंट सिचुएशन में, जिस तरह की अभी आई मीन जो सिचुएशन है इन द यूएस, यूके, जो रिसेशन की कंडीशंस हैं, वहाँ पर सिर्फ़ अमेज़न की बेसिस पे सर्वाइव करना वो हर एक सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो फर्स्ट 2 पार्ट है, अवेयरनेस, डिस्कवरी, वो हुँ। हम आउटसाइड द अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है उनको भी यूज़ करके क्रिएट नहीं, करें? इसमें अवेयरनेस एंड डिस्कवरी जो है, वो अमेज़न पे भी हो सकती है, ठीक है? विदिन अमेज़न पे भी ये दोनों पार्ट अप्लाई होते हैं, और वो हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न में अवेयरनेस कैंपेन किस तरीके से बनाई जा सकती हैं विदिन अमेज़न, और अमेज़न में, विदिन अमेज़न डिस्कवरी कैंपेन्स कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है? तो वो वाले पार्ट हम डिस्कस, आई मीन उसको डिटेल में देखेंगे, वो कौन-सी कैंपेन्स हैं, जो इन एरियाज़ को टैकल करती हैं। लेकिन लेकिन जो अवेयरनेस आउटसाइड अमेज़न है, वो ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग हमने कैसे करनी है, तो वो आपको, आई मीन उसको वर्कआउट करना होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि उसको, उसके ऊपर अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप की जाए। सर एक क्वेश्चन, कि मतलब अमेज़न से हम लोग आउटसाइड द प्लेटफॉर्म अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसे ही है? लेकिन लेकिन कुछ स्पॉन्सर्ड
डिस्प्ले में वो आ रहा होता है ऑन अमेजोन एंड ऑफ अमेजोन, सो हम्म। हम उसको भी तो यूज़ करके अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में जो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, वहाँ पर हमारा कंट्रोल इस हद तक नहीं है कि वो आई मीन उसमें सर्च टर्म्स हमें नहीं नज़र आती हैं, उसपे किस प्लेटफ़ॉर्म पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, किस पे नहीं हो रहे, वो रिज़ल्ट्स हमें उस तरीके से पता नहीं चलते, जिस तरीके से हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैम्पेन्स में वो रिज़ल्ट्स पता चल रहे होते हैं और जितना हमारा कंट्रोल वहाँ पर मौजूद होता है। तो उससे बेहतर ये है कि जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमें आइडिया है, क्योंकि हमें वहाँ पर भी तो थोड़ा-सा आई मीन ऑप्टिमाइज़ तो करना होगा ना अपनी कैम्पेन्स को। तो अगर मैं जी सर। एक्सटर्नली भी टारगेट कर रहा हूँ या अवेयरनेस बिल्ड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये कि अगर लेट्स से कि मैं स्टेशनरी से कोई प्रोडक्ट के से रिलेटेड कोई ब्रांड हूँ, तो मेरा पहला फ़ोकस होगा कि मैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, मैं उनको टारगेट करूँ या उनके इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करूँ, उस ऑडियंस तक पहुँचूँ ताकि कहीं कुछ तो रेलेवेंसी हो। ये तो नहीं है कि मैं पूरे यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दूँगा कि जो आई मीन कोई 60 साल का बंदा है जिसका स्टेशनरी से कोई लेना-देना नहीं है, वो भी उस तक भी ऐड जा रहा है। दैट इज़ नॉट अवेयरनेस। अवेयरनेस में भी हमें कुछ तो अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन करनी होती है और उसकी बेसिस पे एडवर्टाइज़मेंट सेट होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पर बिलाल जावेद कह रहे हैं, सर व्हेन वी कैन कैलकुलेट द इनिशियल बजट आवर प्रैक्टिस इज़ यूजुअली टू टेक 10% बैकवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीपीसी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। इज़ इट बेटर टू वी मेक चेंजेस टू दिस फिगर इन स्टार्ट। देखिए बिलाल जो कैलकुलेटिंग बजट कैलकुलेशन है, अगर आपने मैं कोर्स आउटलाइन में हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है हमारा पीपीसी बजटिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक थॉरो डिटेल्ड प्रोसेस रखा है जिसकी बेसिस पे हम पीपीसी का बजट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? नॉर्मली आई मीन जो बात आप कह रहे हो ना, नॉर्मली यही प्रैक्टिस रही है कि हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने माइंड से डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना स्पेंड करेंगे। वो अमाउंट में भी हो सकता है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है। लेकिन वी डोंट नो कि व्हाट actually what actual spend we need to achieve those target, जो सेल्स वॉल्यूम के टारगेट हैं या जो रेवेन्यूज के टारगेट हैं या रैंकिंग के जो टारगेट्स हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए जो चीज आई मीन मैंने ड्राइव की है वो इंशाल्लाह उसमें प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कंपटीशन स्कोर कार्ड की इन्वॉल्वमेंट है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पीपीसी बजटिंग कि जहां पर उन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हम पीपीसी का बजट निकाल रहे होंगे। सो उसमें उसके लिए आपको 1-2 सेशंस जो है वो वेट करना होगा जब हम उस तक पहुंचेंगे। अच्छा नाज़रीन, इज़ इट अ वाइज डिसीजन टू कन्वर्ट ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स टू अमेज़न इफ वी आर वर्किंग ऑन ब्रांडिंग एज़ वेल? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बेनिफिशियल हो सकता है फॉर ब्रांडिंग के लिए या अमेज़न पे अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। लेकिन इन अ लॉन्ग रन बेहतर ये है कि अगर हम अपनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर काम करें, वहाँ पे ट्रैफिक लेके जाएँ तो वो आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। या उसे हम इनडायरेक्टली मूव ऑन करा दें कि पहले नॉर्मली जो जिस तरीके से किया जाता है काम, कि आप पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाते हो और वेबसाइट पे आपने ऑप्शन दिया हुआ होता है कि बाय फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? तो वो वेबसाइट के थ्रू आपके अमेज़न पेज पर जो है वो ट्रैफ़िक जो है वो पहुँच जाता है, जिसकी वज़ह से आपको अमेज़न पे भी किसी हद तक जो है वो बूस्ट मिल जाता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे बायर को मेरी वेबसाइट भी पता चल गई है। अब जब मेरा एक इनफ ट्रैफ़िक जो है वेबसाइट पे बिल्ड हो गया है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ और मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स भी मैंने मैनेज कर ली हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट पे ही बाइंग ऑप्शन दे करके कि आप वेबसाइट से ही बाय कर लो और मैं खुद एफबीएम करना जो है वो स्टार्ट कर दूँ। सो वो एक सॉर्ट ऑफ एरिया है कि जो हम कवर अप कर सकते हैं जिससे हमारी अपनी ब्रांड की ट्रैफिक जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। Does external traffic only boost BSR on Amazon or it also help in ranking? देखिए एक्सटर्नल ट्रैफिक नॉर्मली हम विदाउट एनी कीवर्ड जो है वो जनरेट होता है, तो अगर कोई जो रैंकिंग है ना दैट उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो किस सर्च के अगेंस्ट जो है वो आपकी कन्वर्जन हुई है, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से वो रैंकिंग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो बीएसआर पे हाँ, क्योंकि बीएसआर इज़ टोटली ऑन सेल्स वेलोसिटी। कि वो सेल्स वेलोसिटी जो है वो
आप कितनी अचीव कर पा रहे हो, उसकी बेसिस पे आपका BSR जो है वो डिसाइड होता है। बट रैंकिंग जो है वो कीवर्ड के ऊपर रिलाई करती है, और अमेज़न ये देखता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आई मीन सर्च हुआ और फिर कन्वर्ट हुआ, तो वो वाला पार्ट जो है वो उसमें पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई वो रैंकिंग पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये है कि अगर हम लेट्स से कि हम BSR को इतना इम्प्रूव कर लें कि वो हमें लेट्स से बेस्ट सेलर बैज मिल जाए, तो वो एक एज मिल जाता है हमें कि अब हम अपनी PPC को पुश करके उस बेस्ट सेलर बैच को कंप्लीटली कैपिटलाइज़ करें, उसकी विज़िबिलिटी जितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं वो करें, जहाँ पर हम विज़िबल नहीं है वहाँ पर भी हम विज़िबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने की कोशिश करें, ताकि वो जो रैंकिंग वाला इम्पैक्ट है वो भी कवर अप कर पाएँ। ठीक है गाइस, आई थिंक कि हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। होपफुली जो टॉपिक्स कवर अप किए हैं, आई मीन उसके हवाले से काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है वो बिल्डअप हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्सडे को मिल रहे हैं एंड वी विल डिस्कस द रिटेल रेडीनेस। उसमें हमने प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। रिटेल रेडीनेस बेसिकली क्या है, कैसे कनेक्टेड है हमारी PPC के साथ, वो पूरा रिलेशनशिप थोड़ा सा समझेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू कि हमारा कंपटीशन स्कोर कार्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड किस तरीके से हम लिस्टिंग्स को आपस में कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। राइट गाइस, सो इंशाल्लाह फिर थर्सडे को मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सॉरी सलमान, मैंने देखा नहीं। जी जी प्लीज। आपसे क्वेश्चन था कि आपने जिस तरह बताया कि अपनी वेबसाइट जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए आपकी होनी चाहिए। एक तो उसका फ़ायदा है कि अगर बायर्स को उसकी अवेयरनेस हो जाएगी तो बाद में आप FBA मॉडल भी इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इनिशियल स्टेज पे वेबसाइट ना बनाएं और डायरेक्ट जो है वो ट्रैफिक जो है वो अपनी अमेज़ोन के पेज के ऊपर लैंड करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और उस सिनेरियो में अगर हमारी कन्वर्जन कम हो या ना हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी रैंकिंग पे या BSR पे अमेज़ोन के ऊपर? देखिए, जो एक तो ये कि गूगल पे जो है ना वो आपको वेबसाइट तो लाजमी है। अगर आप गूगल की बात करें ना, तो आप डायरेक्टली अमेज़न प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक थ्रू नहीं कर सकते। सही। ठीक है? वहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट ज़रूरी होती है और उसको आप रन कर सकते हो इन गूगल PPC, और फिर वहाँ से अगर आप अमेज़न पे ट्रैफ़िक पुश करना चाहो, तो वहाँ से पुश किया जा सकता है। प्लस जो जो हम दूसरे लिंक से भी जो ट्रैफ़िक भेजते हैं, वो भी वाया वेबसाइट भेजते हैं। उसकी रीज़न एक और ये भी होती है कि वो हम अमेज़न को दिखा रहे हैं कि हम अपना ट्रैफ़िक जो है वो आपको दे रहे हैं। यानी एक्चुअली वो हमारे ब्रांड का ट्रैफ़िक है, लेकिन वो हम आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से, और वो हम लेट्स से कि वो स्टोर फ्रंट पे पुश करना हम स्टार्ट कर देते हैं, या नॉर्मली डायरेक्ट प्रोडक्ट पेजेस पे भी जाता है, लेकिन हम स्टोर फ्रंट को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो वहाँ से कन्वर्जन आने पे हमारी जो आई मीन क्या कहते हैं, जो BSR वगैरह है उनकी हिस्ट्री में और कन्वर्जन हिस्ट्री में वो एक अच्छा बूस्ट अप मिलता है। सेकेंडली उसमें जो उसका अगर वो बाउंस रेट है वो ज़्यादा है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाता, क्योंकि अगर हम वो वेबसाइट वगैरह के थ्रू जा रहे हैं, तो आई बिलीव कि वेबसाइट के थ्रू करना इज़ बेटर, और वेबसाइट कोई इतना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंस भी नहीं है। आप इनिशियली एक बहुत बेसिक वेबसाइट बना के भी उसके थ्रू भी चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं। लेटर ऑन आप उसको अपडेट करते रहें बेशक, लेकिन वेबसाइट होना और आजकल की कंपैटिटिव मार्केट में अपनी ब्रांड प्रेजेंस होना आउटसाइड अमेज़न, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने सबको कैपिटलाइज़ करना है और सबको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।